हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। यूपी कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट होने वाला है। एक जो स्पेशल रिक्रूटमेंट आया था उसका एग्जाम 20, 21 और 22 तारीख को है, जिसके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। दूसरा पेपर 2000 प्लस वैकेंसीज वाला एक्सपेक्टेड है कि मे बी अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। कोऑपरेटिव हम लोगों ने 6 थ्योरी वीडियोस में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 7 वीडियोस में 108 एमसीक्यूज करे। ये पूरा एक सिंगल वीडियो है उन्हीं 108 एमसीक्यूज का, जो आप लोगों के लिए एक रिवीजन है। एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, साथ साथ देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। थ्योरी आप लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस इसकी ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक बार सिलेबस देख लेते हैं और फिर सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये हम लोगों का सिलेबस है, जिस सिलेबस को हम लोगों ने इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल पार्ट को डेवलप करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होता था कोऑपरेटिव्स में। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स, तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करा था, हमारा अमूल हो गया, क्रिप्को हो गया, इफको हो गया, इस तरह की कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री की क्या इनिशिएटिव्स हैं, उसकी क्या टैगलाइंस हैं, किस तरह का काम वो कर रही हैं, क्या उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हैं। प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑफ कोऑपरेशन इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कवर रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट ऑफ यूपी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन यूपी, ये हम लोग एक साथ ही लेकर चलेंगे क्योंकि यूपी के ही कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है। और इनोवेशन इन कोऑपरेटिव्स, जिसके अंदर मेजरली हमारी कुछ करंट अफेयर्स का या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है इसके अंदर, रॉसडेल पायनियर्स ने पहला सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी किस ईयर में बनाया था। अब देखिए यहाँ पे मेरे को आप लोगों से दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, आप लोग क्वेश्चन देख के, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोऑपरेटिव की मेरी सीरीज करी है जो 6 वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। कोशिश करिए कि आप लोग उनके आंसर साथ साथ कमेंट में डालते जाए, भले ही आपका आंसर गलत क्यों ना हो जाए। आप लोग कमेंट जरूर करिए। आंसर्स अपना कमेंट में डालेंगे तो आप लोगों को आपकी गलतियां भी पता चलेंगी, तब उस गलती को सुधार के आप ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे वीडियो में कोई चीज बोलता हूँ कि ये चीज आप सर्च करके कमेंट करके बताइए मेरे को, तो वो चीज प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। उससे क्या होगा, वीडियो और वीडियो के साथ के जो कमेंट्स हैं, एक कलेक्टिव स्टडी मटेरियल बन जाएगा आप लोगों के कोऑपरेटिव के रिवीजन के लिए। तो रॉसडेल की जो पहली पायनियर सोसाइटी थी जो स्टैब्लिश की गई थी दुनिया में, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1884। रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी, ठीक है, नाम क्या था, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी। 1884 में इसे फाउंड किया गया था। मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, येलो ज्यादा लाइट आ रहा है। 1884 में इसको फाउंड किया गया था। और कहां पर बेस्ड थी ये, इंग्लैंड में। और इट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसी एक क्वेश्चन में देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी कब बनी, 1884 में। दूसरा, दुनिया की पहली जो मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोसाइटी है वो कहाँ बनी, इंग्लैंड में बनी। वो कब बनी, 1884 में बनी। नाम क्या था, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी। 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस एक सिंगल स्टेटमेंट पे, सिर्फ सिर्फ इस एक सिंगल क्वेश्चन पे कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन फॉर रिकमेंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया। तो इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी, वो किसने रिकमेंड करा था, किसे इंडियन कोऑपरेटिव्स के लिए या फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन का टाइटल दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन है, सर फ्रेडरिक निकोलसन। सर फ्रेडरिक निकोलसन, सॉरी इसको जरा मैं रब कर दूं जिस तरह से ये मार्क हुआ है इसके अंदर। सर फ्रेडरिक निकोलसन जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन। अब इन्हें क्यों कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशनल क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना इसी पे, दूसरा क्वेश्चन, कि किसने वो रिपोर्ट दी थी या फिर इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने 1895 में एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। 1895 में सर फ्रेडरिक निकोलसन ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसके रिकमेंडेशन पे इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी। उस समय तो ब्रिटिश रूल चल रहा था ना। तो वहां के एक ब्रिटिशर थे सर फ्रेडरिक निकोलसन, उन्होंने एक रिपोर्ट दी 1895 में इंडिया में कुछ सर्वे कर कर आकर। उन्होंने बोला कि इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। तो ये भी क्वेश्चन है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। वो कब करी थी। ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी, वो किसकी रिपोर्ट के बेसिस पर आई थी, वो रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। तो इस एक क्वेश्चन में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन वाली लाइन है उसे भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है।
The first cooperative credit societies in India was passed in which, sorry, the first cooperative credit societies act in India was passed in which year? इंडिया में जो cooperative credit society act आया था, अब 1895 की तो रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी। उसके लिए एक्ट कब का था? एक्ट था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 था, ये फर्स्ट लेगिस्लेशन था जिसने लीगल रिकॉग्निशन दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंडिया में। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओरिजिनल रॉसडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन? तो रॉसडेल के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन थे, मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया था। आप लोगों का काम है वो जितने भी प्रिंसिपल्स थे ना, 5 या 7, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से रॉसडेल के प्रिंसिपल थे कॉपरेशन के। अब इसमें पूछा है कि इन पांचों में से कौन सा कॉपरेशन वाला प्रिंसिपल नहीं है। तो आंसर इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल और रिलीजियस न्यूट्रलिटी जो था ये एक अर्ली प्रिंसिपल था, बट जो मॉडर्न आईसीए प्रिंसिपल्स थे 1995 के, उन्होंने इसे रिप्लेस करा विद कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ओरिजिनल प्रिंसिपल था, वो रॉसडेल वाला नहीं था। रॉसडेल वाले 1995 के जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे ना, उन्होंने उसे कंसर्न विद कम्युनिटी से रेफर कर दिया था। ठीक है। मैकलेगन कमेटी ऑन कॉपरेशन किस ईयर में अपॉइंट हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है मैकलेगन कमेटी ऑन कॉपरेशन। अब देखिए 1904 वाले के लिए तो पहली थी सर फ्रेडरिक निकोलसन वाली, तो उसके बाद वाली आई होगी, है ना। उसके बाद का हमारा एक्ट कब था? 1940 1914 वाला। मैकलेगन कमेटी जो थी 1914 में अपॉइंट की गई थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो जो 1904 में जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी ना, जब से लीगल उनको स्टेटस मिला था, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए मैकलेगन कमेटी अपॉइंट की गई थी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब इंडिया में सर फ्रेडरिक निकोलसन की कमेटी की रिपोर्ट के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, उस तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा मैकलेगन कमेटी। और कब किया गया? साल 1914 में। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर हुई थी इंडिया में अंडर 1904 एक्ट, उस वो कहां पर हुई थी? जो इंडिया की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। रॉसडेल पायनियर्स तो हमारी इंग्लैंड की और दुनिया की पहली थी मॉडर्न डे कोऑपरेटिव की। इंडिया की कौन सी थी या कहां पर थी? तो इंडिया की जो थी वो थी जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है ना, वहां पर हुई थी 1905 में। और ये हुई थी कानागिनाल विलेज, गडाक डिस्ट्रिक्ट था कानागिनाल विलेज में, जो कि आज के टाइम में तो कर्नाटका है, बट उस टाइम पर जब बनाई गई थी उस समय वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। क्योंकि तो ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। 3 जगह से रूल करना शुरू करा था उन लोगों ने, बाद में धीरे धीरे दिल्ली आए थे, है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था 1905 में कानागिनाल विलेज, गडाक डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे कर्नाटका। ठीक। तो अगर इसमें ऑप्शन में आपके पास आएगा तो आप इसमें महाराष्ट्र ही डालेंगे। Which principle of cooperation emphasizes that members should have equal voting right irrespective of their share capital? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि कोऑपरेटिव में हमने क्या बताया था, कोऑपरेटिव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग के बेसिस पर कोई चेयरमैन बनता है, कोई वाइस चेयरमैन बनता है, और बाकी लोग कमेटी के मेंबर्स बनते हैं जो कोऑपरेटिव की देखरेख करते हैं, या उसके एक तरह से उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि हर मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल वो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या बोलता है? वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन का कि आपने कितने शेयर लिए हुए हैं उससे रिगार्डलेस आपका वोट उतना ही इक्विवेलेंट है जितना किसी और का। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 वाज सिग्निफिकेंट। 1912 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट क्यों था? 1912 वाले एक्ट में कुछ तो खास था ना। वो खास क्या था? इट अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। तो इंडिया में जब 1894 वाली रिपोर्ट थी उसको याद करो, उन्होंने बोला था कि इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होनी चाहिए, है ना। बट 1912 में उस एक्ट को अमेंड किया गया, तो उसमें बोला कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज नहीं, उसके अलावा भी सोसाइटीज बन सकती हैं, और एक फेडरल कोऑपरेटिव यूनियन भी बनाई जा सकती है। जैसे प्रेजेंट है इंडिया में एक कोऑपरेटिव यूनियन है बहुत बड़ी, नेफकब, NFCUB। ठीक।
तो ये क्या बोला इन्होंने, ऑप्शन ई है बोथ बी एंड डी, एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू नॉन क्रेडिट सोसाइटीज एज वेल, क्योंकि क्रेडिट सोसाइटीज तो थी। अब नॉन क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो क्या करती है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स की हो गई फॉर एग्जांपल अमूल, आपके फार्मर्स के फर्टिलाइजर्स की हो गई जैसे इफको, और दूसरा था इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल कोऑपरेटिव्स, तो फेडरल कोऑपरेटिव यूनियन भी बनाई गई यहाँ पर। अगले सवाल पर चलते हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज मेनली प्रमोटेड फॉर, तो हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, उस समय जब कोऑपरेटिव्स को हम लोग क्यों लेकर आए थे, आप लोगों को ने पढ़ा होगा कि कोऑपरेटिव्स का प्राइमरी पार्ट क्या था, रूरल एरियाज को कवर करना। रूरल एरियाज में क्या कवर करना, फार्मर्स को चीप क्रेडिट देना और उनकी जो लोन्स हैं उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द अर्ली कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मनी लेंडर्स। कौन से मनी लेंडर, देखो एक लीगल स्ट्रक्चर से पैसा लेना ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन अ, कि आप ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल से पैसा लो जो आपकी जमीन वगैरह हड़प लें। तो उससे बेटर है कि आप लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू जाओ जहां पे आपकी सुनवाई भी हो सके, रेमेडी भी हो सके। तो ये किस लिए किया गया था, जो जो इंडिया में प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को लेकर आए थे या कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर आए थे, ताकि किसानों को सस्ता लोन मिल सके और उनकी उधारी या लोन जो है वो कम हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया इज करेक्ट। अब इंडिया के अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन से रिगार्डिंग बात हो रही है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। सबसे पहला, द मूवमेंट स्टार्टेड एज गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन 1904। दूसरा, इट बिगेन एज अ प्योरली वॉलंटरी मूवमेंट इन इंग्लैंड। तीसरा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू लेजिस्लेशन टू सॉल्व रूरल इंडेटनेस। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमने क्वेश्चंस में ही पढ़ लिया। द फर्स्ट सोसाइटीज व कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ये भी बिल्कुल गलत है, हमारी कोऑपरेटिव जो थी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स थी। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी करा है कि जो हमारी रूरल इंडेटनेस है उन्हें सस्ता लोन मिले, उनकी उधारी कम हो जाए, गांव पे जो लोनदारी है वो कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ये लेकर आए थे 1904 का एक्ट था। ठीक। अगला क्वेश्चन, द रॉसडेल पायनियर सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय हाउ मेनी वीवर्स इन इंग्लैंड। तो रॉसडेल पायनियर सोसाइटी थी वो कितने लोगों ने मिलकर इंग्लैंड में शुरू करी थी, 18, 28, 38, 48 या फिर 58। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। 28 वीवर्स थे 1884 में जिन्होंने रॉसडेल सोसाइटी या रॉसडेल इक्विटेबल पाइनर सोसाइटी, इसको ना शॉर्ट में एग्जाम में आरईपीएस भी बोल सकते हैं, आरईपीएस भी एग्जाम में शॉर्ट में आ सकता है, जो कि इंग्लैंड में शुरू की गई थी। In which year did Sir Frederick Nicholson submitted his report recommending cooperative credit societies in India? तो इसका आंसर हमने पीछे भी पढ़ा था 1895 में। 1895 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी आफ्टर स्टडिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी करा, किस तरह से कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, इंडिया की कंडीशंस को जाना, और 1895 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके बेसिस पे 1900 के अर्ली 1900 ईयर्स में इंडिया में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। और इंडिया की जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी कहाँ बनी थी, प्रेजेंट डे कर्नाटका और उस टाइम के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 वाज मेनली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पर था, वो था निकोलसन रिपोर्ट के बेसिस पर। ठीक है, और मैकलेगन कमेटी किस लिए थी, मैकलेगन कमेटी थी जिन्होंने उसके बाद में 1914 में उसको स्टडी करा। The 1900 Act was primarily based on the recommendation of Sir Frederick Nicholson in his 1895 रिपोर्ट। देखो इस तरह के भी ऑप्शन आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे भी, ऑल ऑफ द अबव वाले भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिसके अंदर मल्टीपल एक से ज्यादा सजेशंस है जो मैंने ऑप्शंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। Which principle of cooperation states that surplus should be distributed among members in proportion to their transactions within the society? सरप्लस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ये बात बोली गई है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर तो ये बोला गया था कि जो आपके मेंबर्स हैं वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अंदर है कि जो शेयर कैपिटल आप जमा कर रहे हैं क्योंकि आपको डिविडेंड मिलेगा तो उस पर मिनिमम या फिर नो इंटरेस्ट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ये हो सकता है। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, ऑप्शन ई की बात करें तो इसके अंदर तो ये बताया गया था कि जो भी आपकी मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन है,
और कोऑपरेटिव एजुकेशन, इसमें आपको कोऑपरेटिव से रिलेटेड एजुकेशन या ट्रेनिंग की बात थी। तो ऑप्शन सी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है, इट इज वन ऑफ द कोर रॉसडेल प्रिंसिपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन प्रोपोर्शन टू पैट्रोनेज, या फिर ट्रांजैक्शन जो होती हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन से मतलब है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स, आपके कितने शेयर्स है जो प्रेजेंट डे कोऑपरेटिव में चलता है, आपके कितने शेयर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। द मैकलेगन रिकमेंडेशन recommended the formation of which type of cooperative structure in India। अब मैकलेगन कमेटी ने कुछ स्ट्रक्चर दिया कोऑपरेटिव के लिए, वो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, तो उन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर दिया, 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर दिया, प्राइमरी, सेंट्रल, एपेक्स। जैसे अगर हम क्रेडिट की बात करें तो प्राइमरी में हमारा क्या होता है, पैक्स आ जाते हैं। सेंट्रल में क्या होता है, डीसीसीबीज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसके लिए आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। और एपेक्स में क्या हो जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है, जैसे यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो है, 3 टियर स्ट्रक्चर दिया था मैकलेगन कमेटी ने। मैकलेगन कमेटी कब बनी थी, साल 1914 में बनी थी। इन्होंने ये भी बोला था कि आपकी अब क्रेडिट सोसाइटी के अलावा भी आपकी सोसाइटीज बननी चाहिए। अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज परमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1912 के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था उसमें क्या क्या परमिट किया गया था पहली बार, तो उसके अंदर क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज, ये बात बोली गई थी कि नॉन क्रेडिट सोसाइटीज भी होनी चाहिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। 1912 वाले एक्ट के अंदर बोला गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर द पर्पस अदर देन क्रेडिट सच एज मार्केटिंग, कंज्यूमर एंड हाउसिंग सोसाइटीज। ठीक। Who was appointed as the first registrar of cooperative societies in India, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के फर्स्ट आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आरसीएस बोलते हैं। आरसीएस हमारे पास दो तरीके से होते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक सिंगल स्टेट में काम कर रही है, चाहे क्रेडिट की हो नॉन क्रेडिट की हो, जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन सिर्फ वही एक पर्टिकुलर स्टेट है, वो आता है स्टेट आरसीएस। स्टेट आरसीएस स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है उसे हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आता है सीआरसीएस। सीआरसीएस होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये पहले, ठीक है, पहले आया करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर। फिर उसके बाद जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना है, तब से ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर आ गए हैं सेंट्रल आरसीएस की पोजीशन। तो इंडिया के लिए जो पहला रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे, वो कौन बने थे, वो बने थे मिस्टर ड्यूपरनैक्स। मिस्टर ड्यूपरनैक्स 1904 के एक्ट के पास होने के बाद इंडिया के पहले रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने थे। द अर्ली कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज लार्जली, ये किस चीज के लिए था, प्योरली वॉलंटरी पीपल मूवमेंट, बिल्कुल नहीं था। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मूवमेंट टू रिड्यूस रूरल इंडेटनेस, ये था क्योंकि ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा। फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो भी कुछ था ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था। स्टार्टेड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, बिल्कुल नहीं। लिमिटेड टू अर्बन एरियाज, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट किया जाएगा, आंसर बी। अनलाइक द वॉलंटरी मूवमेंट इन यूरोप, क्योंकि यूरोप का तो वॉलंटरी मूवमेंट था, इंडिया के लिए रूरल इंडेटनेस को टैकल करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था एक लेजिस्लेशन के थ्रू। लेजिस्लेशन क्या था, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904। Which of the following is considered a major weakness of the cooperative movement during the pre-independence period? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एक मेजर वीकनेस क्या थी, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, नहीं गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही थी। ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ ट्रू मेंबर पार्टिसिपेशन, ये एक चीज थी, क्योंकि जो लोग थे उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो चाहती थी इंडिया में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़े, वो लोग तो ये लेजिस्लेशन भी लेकर आए, बट इंडियन लोग जो थे वो उसका पार्ट नहीं बन पा रहे थे। ट्रू मेंबर पार्टिसिपेशन नहीं था। ट्रू मेंबर से क्या मतलब है, जो एक्चुअली में पैसा लगा पाए। टू मैनी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिल्कुल भी नहीं। एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, बिल्कुल भी नहीं। तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी। वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म वाज दैट द मूवमेंट रिमेन्ड लार्जली गवर्नमेंट ड्रिवन विद लिमिटेड जेन्युइन मेंबर इन्वॉल्वमेंट। अगला सवाल देखते हैं। द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए, इन्होंने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को रिवाइज करा था और उन्होंने कंसर्न फॉर कम्युनिटी ऐड करा था। अब बताओ कब इसके अंदर कंसर्न फॉर कम्युनिटी ऐड किया गया है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। इट वाज एडेड इन द ईयर 1995।
ठीक है। 1995 में मैनचेस्टर कांग्रेस हुई थी, तो ये भी याद रखो, आईसीए ने रिवाइज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कौन सी कांग्रेस में दिए थे? मैनचेस्टर कांग्रेस में, 1995 में। और उन्होंने सेवंथ प्रिंसिपल ऐड करा था, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। कंसर्न फॉर कम्युनिटी वाज एडेड एज द सेवंथ प्रिंसिपल। क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इन्होंने सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन दिए थे कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, ये किस ईयर में अपॉइंट किया गया था? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कौन से ईयर में अपॉइंट किया गया था? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज अपॉइंटेड इन 1928। 1928 में अपॉइंट किया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन्होंने क्या बोला था? दे रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्पेशली क्रेडिट और मार्केटिंग के लिए। क्रेडिट और मार्केटिंग की रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर में कब अपॉइंट किया गया था? साल 1928 में किया गया था। Which of the following is one of the core Rochdale principle that emphasizes trading on cash basis? तो रॉचडेल का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ट्रेडिंग ऑन कैश बेसिस पे बात करता है? तो हमें ऑप्शन देख के ही इसका आंसर समझ आ रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन सी, जो कि कैश ट्रेडिंग की बात करता है। कैश ट्रेडिंग वाज वन ऑफ द ओरिजिनल रॉचडेल प्रिंसिपल टू अवॉइड रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सा सब्जेक्ट बन गया था? जैसे अभी हमारे पास स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, ठीक है, उस समय प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया था, तब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम लोगों ने प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया था। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब स्टेट सब्जेक्ट था उस समय। तो आंसर इज आफ्टर 1990 एक्ट, cooperation was transferred to the provincial list, giving more responsibility to the provincial governments. Who among the following played a pioneering role in the development of cooperative movement in Western India and is known for his work in Bombay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में, बॉम्बे से मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूरी बात हो रही थी। वेस्टर्न इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट डेवलप करने के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करा था इन्होंने। सर फ्रेडरिक निकोलसन, वैकुंठ भाई मेहता, डॉक्टर गदगिल, लाला लाजपत राय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ये बताओ, लाला लाजपत राय जी से कौन सा बैंक एसोसिएटेड है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि लाला लाजपत राय जी से एसोसिएटेड है। कौन सा बैंक है वो आप लोग मुझे बताना। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो श्री वैकुंठ भाई मेहता जी जो थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट कोऑपरेटिव लीडर, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम करा था। द फिलोसफी ऑफ कॉपरेशन, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फिलोसफी ऑफ कॉपरेशन से क्या मतलब है? अ सिस्टम बेस्ड प्योरली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। अ मिडिल पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, अ फॉर्म ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी नहीं है। अ प्योरली चैरिटेबल मूवमेंट, ये भी बिल्कुल नहीं है। एन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अ मिडिल पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब आप प्योरली चैरिटेबल भी नहीं कर सकते, आपको कुछ तो प्रॉफिट चाहिए होगा, तभी आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह दे पाओगे। और, और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर भी काम नहीं करना, क्योंकि आपका काम ही कॉपरेशन का है। तो कॉपरेशन, it is regarded as the middle path that combines individual freedom with collective economic action. ठीक। By the year 1940, the cooperative movement in India had grown mainly in which sector? 1940s तक हम लोग जब आते हैं, तो इंडिया का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो हो रहा था? वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर ही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे। एग्रीकल्चर क्रेडिट से ही हम लोगों ने शुरू करा था और वही सेक्टर प्राइमरली हमारा ग्रो होता जा रहा था। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट cooperatives till 1940, the cooperative movement was predominantly concentrated in the field of agriculture credit. क्योंकि जो हमारा कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल आया था, कोऑपरेटिव इंडिया में लेकर आए थे, वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए लेकर आए थे कि रूरल क्रेडिट इंडेटनेस हमारी कम हो जाए, रूरल में क्रेडिट फ्लो हो रहा है, लो इंटरेस्ट पे किसानों को लोन मिलता रहे। प्राइमरी एम तो वही था ना। और उसके बाद भी जो मार्केटिंग की कोऑपरेटिव्स थी या फर्टिलाइजर्स वगैरह की थी, वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था और इंडिपेंडेंस के बाद में वो डेवलपमेंट ज्यादा ग्रो हुआ था। Which of the following was a major reason for the slow progress of the cooperative movement in the initial year after 1904? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपरेटिव्स तो लेकर आए। अब यूरोप में क्या था? यूरोप में जो जो कॉपरेटिव चल रहा था, या इंग्लैंड में जो कॉपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, बेसिकली सॉरी, यूरोप वाज द रॉन्ग वर्ड। इंग्लैंड में जो कॉपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, वो लोगों की मर्जी से चल रहा था, लोगों ने वॉलंटरली शुरू करा था। इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ आया नहीं था। इंडिया के लोगों के पास गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, गरीबी थी, फिर इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा थी इंडिया में। और कोऑपरेटिव एजुकेशन के बारे में भी लोगों को नहीं पता था कि इससे होगा क्या,
कोऑपरेटिव में क्यों ही इन्वेस्ट करना है, लोगों को नहीं समझ आता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि जिसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इंडिया में प्रॉपरली पेस पर नहीं शुरू हो पाए जैसे कि इंग्लैंड में हो रहा था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन बी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन अमंग द मेंबर्स। ये एक मेजर रीजन था फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। वाइडस्प्रेड इलिटरेसी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स अमंग रूरल मेंबर्स हिंडर्ड अर्ली प्रोग्रेस। ठीक, आगे चलते हैं। द ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, AICIA, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, ये किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया? इसे स्टैब्लिश किया गया साल 1920 में। इट वाज फॉर्म्ड इन 1920। किस लिए? कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि इससे पहले लोगों को ने ये देखा ना कि इंडिया में कोऑपरेटिव एजुकेशन है ही नहीं, लोगों में समझ नहीं थी कोऑपरेटिव्स की। तो जो ग्रोथ होनी थी, ग्रोथ भी पेस के साथ नहीं हो पाई, जिस तरह से सोचा था ब्रिटिशर्स ने उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई थी इंडिया में। Which statements correctly describe the nature of the cooperative movement in India during British period? कौन से स्टेटमेंट ने करेक्टली डिस्क्राइब करा है जो इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो क्या था? पहला, इट वाज अ मास मूवमेंट लेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। इट रिमेन्ड लार्जली ऑफिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन कैरेक्टर, देखते हैं इसको। इट वाज फोकस्ड मेनली ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बिल्कुल भी नहीं। इट रिसीव्ड नो लीगल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्ट लेकर आई थी। इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका क्या बचा? लार्जली ऑफिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन कैरेक्टर, ऑप्शन बी। During the British period, the cooperative movement in India remained largely official, bureaucratic and government controlled. क्यों? क्योंकि इंडियन लोगों के पास कोऑपरेटिव एजुकेशन नहीं थी, इंडियन लोगों के पास फंड्स भी नहीं थे, और कोऑपरेटिव के लिए लीगल स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट लेकर आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। The concept of cooperation was defined by which thinker as an association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of democratically controlled organization? इन्होंने क्या बोला कॉपरेशन के लिए? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन या कॉपरेटिव इन्होंने डिफाइन करा, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव वॉलंटरली ज्वाइन टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो उस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स या इनिशियल मेंबर्स बने, या जो आगे भी उस सोसाइटी से जुड़ते रहेंगे। टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड, अगर क्रेडिट सोसाइटी है तो कॉमन इकोनॉमिक एंड से मतलब है आप लोगों को लोन्स मिलना, आपस में ही मेंबर्स को लोन दिया जाएगा। फर्टिलाइजर सोसाइटी है तो सस्ते फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना। मिल्क सोसाइटी है तो मिल्क प्रोवाइड करना। तो ये किसने बोला है? ऑप्शन है सर फ्रेडरिक निकोलसन, बिल्कुल नहीं। DR गडगिल, बिल्कुल भी नहीं। वैकुंठ भाई मेहता, बिल्कुल भी नहीं। इनका क्या रोल था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोऑपरेटिव्स को ग्रो करना। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और सर एडवर्ड मैकग्लैगन, मैकग्लैगन जी की तो अलग रिपोर्ट आई थी, फेडरिक निकोलसन ने तो कोऑपरेटिव्स बनवाई थी। DR गडगिल जी का रोल अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताएंगे डॉक्टर DR गडगिल का क्या रोल है इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंडर, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने यह बात बोली थी। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है, आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डॉक्टर DR गडगिल के बारे में बताएंगे, उन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया था। अमूल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव ब्रांड्स इन इंडिया, इज मैनेज्ड बाय व्हिच कोऑपरेटिव फेडरेशन? तो कौन सी कोऑपरेटिव फेडरेशन इसको मैनेज करती है? GCMMFL करती है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो मार्केटिंग फेडरेशन है अमूल एक तरह की। अमूल इज मैनेज बाय द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे GCMMF भी बोलते हैं। इट इज ओन्ड बाय द डेयरी फार्मर्स। कहाँ के डेयरी फार्मर्स? जो गुजरात के डेयरी फार्मर्स हैं। इफ्को स्टैंड्स फॉर, इफ्को एक बहुत इंपॉर्टेंट फेडरेशन है हमारी फर्टिलाइजर्स की। इफ्को की फुल फॉर्म चाहिए। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, तो देखो ऑप्शन डी तो हट ही गया, ये तो आपको नहीं भी पता तो आपके नाम से हट गया। इफ्को इंडियन ब्रांड है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी हट गया। अब आपके पास बचा है ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन ए बोलता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी बोलता है इंडियन फेडरेशन ऑफ फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ई बोलता है इंटीग्रेटेड फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, इफको स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इफको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। In which year the NCDC National Cooperative Development Corporation was established? NCDC का गठन किस साल में हुआ था? NCDC का गठन हुआ था 1963 में। ऑप्शन सी, NCDC was established in 1963 under NCDC Act 1962। तो एक्ट आया 1962 में। 1962 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया कि NCDC की जरूरत है। जब एक्ट पास हो गया उसके बाद ये बॉडी बनाई गई। बॉडी बनाते बनाते 1963 हो गया। एम क्या था इसका? टू प्रमोट एंड डेवलप कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द कंट्री। एनसीडीसी का एक्ट था कंट्री के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन करना और उनको डेवलप करना, उन्हें एक तरह से और स्ट्रेंथन करना। तो एनसीडीसी क्योंकि एक्ट में बनी है तो ये इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, एनसीडीसी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी formed under the NCDC Act 1962। क्रिप्को क्या है? क्रिप्को एक कोऑपरेटिव है। अब क्रिप्को का काम क्या है? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, शुगर जैगरी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट या फिर बैंकिंग एंड क्रेडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्टिलाइजर एंड केमिकल। क्रिप्को क्या है? क्रिप्को की फुल फॉर्म होती है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये आपको पढ़ाया भी हुआ है, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्रिप्को के बारे में। क्रिप्को की फुल फॉर्म है कृषक भारत कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये मेजर नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है जो कि प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में इन्वॉल्व है। आपको बताना है कि क्रिप्को कहां पर बेस्ड है, क्रिप्को का हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस या फिर इसका ऑफिस कहां पर बेस्ड है, ये आप लोग मुझे पहली चीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा, इसका फॉर्मेशन ईयर, ये किस साल बनाया गया था। दोनों ही चीजें मैंने अपने कोऑपरेटिव के लेक्चर्स में कराई हुई हैं। जो सेकंड लेक्चर था उसमें डिटेल में कराया हुआ है इसके बारे में, और बाकी इंपॉर्टेंट जो कोऑपरेटिव्स है उनके बारे में भी पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे इसका हेड ऑफिस कहां पर बेस्ड है और इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था। एम क्या था? एम था फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन हम लोग किसे बोलते हैं, और उनकी वजह से अमूल एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड भी बना। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डी आर गडगिल। मैंने आप लोगों को बोला था कि इनके बारे में पता करके आप मुझे बताएंगे। वैकुंठ भाई मेहता, वैकुंठ भाई मेहता का रोल क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को करना। सर फ्रेडरिक निकोलसन, फ्रेडरिक निकोलसन जी जो थे, इन्होंने 1895 वाली रिपोर्ट सबमिट करी थी। त्रिभुवन दास पटेल, इनका भी रोल आप मेरे को पता करके बताएंगे कि इनका क्या रोल था। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। और इन्हीं की वजह से जो अमूल कोऑपरेटिव मॉडल था वो इतना बड़ा मॉडल हो गया कि पूरे इंडिया में अमूल मिल्क लोग प्रेफर करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इफको इज लोकेटेड इन, इफको का हेडक्वार्टर कहां पर है? हमने पीछे भी पढ़ा है, इफको का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन बी, इफको's हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Which of the following is the apex body of cooperative societies in India? अब इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है? एनसीडीसी, एनसीयूआई, इफको, क्रिप्को, नाबार्ड। एनसीडीसी का रोल हमने क्या पढ़ा था? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि एनसीडीसी एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, है ना। अब एनसीडीसी हम लोगों ने जब बनाई उसका काम हमने डिफाइन कर दिया। इफको की अगर बात करें तो इफको अपने आप में एक कोऑपरेटिव है, अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है फर्टिलाइजर्स की। क्रिप्को की बात करें, ये भी फर्टिलाइजर और केमिकल की एक कोऑपरेटिव है, अपने आप में ये कोऑपरेटिव है ना ये चीज। तो ये आपकी एपेक्स बॉडी तो नहीं हो पाई। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड एक बैंक है, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देखेगा, ये पूरा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट देखता है। एंड क्रेडिट सोसाइटीज इज अ पार्ट ऑफ इट, वो भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, है ना। बाकी बाकी कोऑपरेटिव को नाबार्ड नहीं देखेगा। रूरल डेवलपमेंट के पार्ट में जरूर दे सकता है बट नाबार्ड का रोल नहीं है। तो कौन सी बची? जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, ये नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो एनसीयूआई है, एनसीयूआई एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। एनसीडीसी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस मेनली टू, एनसीडीसी किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है? प्राइवेट कंपनीज को बिल्कुल भी नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, ये तो एनसीडीसी का प्राइमरी रोल है ही है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ओनली लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ही नहीं। फॉरेन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीडीसी सिर्फ इंडिया में कोऑपरेटिव
को डेवलप और मार्केट और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए आई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। किस किस के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। दैट मीन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को एनसीडीसी लोन नहीं देगा लोन देने के लिए। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मिल सकता है, बट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं है क्योंकि उनका काम है लोन देना। तो लोन देने के लिए क्या एनसीडीसी उन्हें लोन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। एनसीडीसी का लोन बाकी कोऑपरेटिव्स को जाएगा इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के लिए। अमूल सक्सेस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ कोऑपरेशन? अब ये इंपॉर्टेंट है। कौन से मॉडल ऑफ कोऑपरेशन पे अमूल की सक्सेस डिपेंड करती है? क्या वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मॉडल है? क्या वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव मॉडल है? क्या वो क्रेडिट कोऑपरेटिव मॉडल है? क्या वो हाउसिंग कोऑपरेटिव मॉडल है? या फिर वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव मॉडल है? ये आप लोग, जब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, मैंने जैसा आप लोगों को बोला, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप लोग टाइप करते जाइए, क्योंकि अपने आंसर में आप लोग टाइप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके मन में क्या आया सवाल देखकर। आपके मन में जो आंसर आया वो सही हुआ तो वेल एंड गुड, गलत हुआ तो मैं तो अगला आंसर आपको दे ही रहा हूं ना, उससे आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। बट जब तक आप टाइप करके अपना आंसर श्योरिटी से नहीं दोगे कि आपके मन में ये आंसर आया है इसका, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करता है। ये चीज हम लोगों ने अपने नेशनल लेवल कोऑपरेटिव वाले वीडियो में करी भी है। अमूल के बारे में, अमूल को हमने पढ़ा था काफी डिटेल में। इट फॉलोज द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मॉडल, जहां पे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर द ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कोऑपरेटिव। Which national level cooperative is primarily associated with marketing and export of agriculture produce? मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात आ गई है। अब जब एक्सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं ना, देखो इफको तो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्टिलाइजर के लिए है ना, क्रिबको आपके फर्टिलाइजर्स और केमिकल के लिए है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। नाफेड, नाफेड होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एनसीयूआई, एनसीयूआई उनकी नेशनल लेवल यूनियन है, एक तरह की एसोसिएशन है नेशनल लेवल की। एनसीडीसी, एनसीडीसी का काम पड़ा था उन्हें डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए फंड्स देना। अब नाफेड जो है ना, नाफेड के रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हो तो नाफेड के काफी सारे करंट अफेयर्स भी आए हैं। जैसे झारखंड से मैंगो गया, नाफेड के थ्रू गया। कॉफी जा रही है, पाइनएप्पल जा रहा है, जिंजर जा रही है मेघालय से यूके, नाफेड के थ्रू जा रही है। तो ये नाफेड का काम है, एक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। जब मार्केटिंग कर रही है तो ये वहां के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करा रही है। तो नाफेड इज एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। NAFED is the national level cooperative responsible for the procurement, marketing and export of agricultural commodities. तो आंसर सी, सॉरी आंसर इज ऑप्शन सी, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड, इसको हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। हमने इससे ये पढ़ा था कौन एसोसिएटेड है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये अमूल के ब्रांड एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। क्वेश्चन इज कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970। 1970, और लॉन्च किसने करा था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करा था। फादर इज नोन एज द डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इसमें अमूल मॉडल के हेल्प हुई, अमूल मॉडल की हेल्प से करा था, और इसमें फर्दर अमूल मॉडल बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बनकर निकल कर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इफको? इफको का मेजर फर्टिलाइजर प्लांट की बात हो रही है। तो इफको के जो फर्टिलाइजर्स हैं, कलोल, फूलपुर और अनोला, ये तीनों जगह मेजर फर्टिलाइजर प्लांट है। इसके अलावा और भी हैं, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन तीनों को ऑप्शंस में रखा था। तो आंसर डी, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इफको हैज मेजर फर्टिलाइजर प्लांट्स कलोल, फूलपुर एंड अनोला अमंग अदर्स। मतलब और भी हैं, सिर्फ यही तीन नहीं है, बट ये तीन बाकी सबको देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगे थे। एनसीडीसी प्रोवाइड असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेड्स? अब वो किन चीजों के लिए कोऑपरेटिव्स को लोन देता है? मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज के लिए? तो ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। एनसीडीसी के बारे में हमने जब अपनी थ्योरी में पढ़ा था वहां भी कवर करा, पीछे भी अभी एक एमसीक्यूज में हम लोगों ने कवर करा है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
ये मार्केटिंग के लिए भी लोन देता है, स्टोरेज के लिए भी देता है, प्रोसेसिंग के लिए भी देता है, और बाकी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी देता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रिप्को क्रिप्को का एक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए जॉइंट वेंचर है। अब आपको बताना है कि किसके साथ में जॉइंट वेंचर है। क्रिप्को का जॉइंट वेंचर किसके साथ है? क्या इफको के साथ है, नाफेड के साथ में, ओमिफको के साथ में है, एनसीयूआई के साथ में है, या नाबार्ड के साथ में है? आई डोंट नो मैंने ये चीज आपके साथ थ्योरी में कवर करी थी या नहीं करी थी, बट ओमन इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी के साथ में क्रिप्को का एक जॉइंट वेंचर है। क्रिप्को हैज अ जॉइंट वेंचर इज ओमिफको, ओमन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, और ये जॉइंट वेंचर है ओमन में। ठीक है, ओमान में जॉइंट वेंचर है क्रिप्को का, वहां की ओमन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी के साथ में। मतलब ये ओमिफको जो है, ये एक्चुअली उस जॉइंट वेंचर का नाम है। तो ओमान के साथ में है जॉइंट वेंचर। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीयूआई, ये कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के साथ अलायंस है? देखो, जब कोऑपरेटिव की बात हो रही है ना, तो उसकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या वर्ल्ड बैंक के साथ अलाइन है? नहीं, वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्रीज अलाइन होती है। एफएओ के साथ अलाइंड है, इसके साथ भी कंट्रीज अलाइंड होती हैं। नाबार्ड के साथ, नाबार्ड अपने आप में एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई, आरबीआई के साथ में कोई अलाइन नहीं होता। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई के साथ कुछ अलाइन नहीं होता। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। एनसीयूआई इज affiliated with the International Cooperative Alliance, ICA, the global apex body of cooperatives। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आईसीए। ये वाला सवाल देखते हैं क्या दिया है। नाफेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज अंडर। एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्रोक्योरमेंट करता है किसके अंडर? ऑप्शन ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन, जो एमएसपी ऑपरेशन होते हैं। ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ओनली। देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन में करता है, बट क्योंकि ओनली लिखा है ना, तो ओनली की वजह से ये चीज गलत हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन के अलावा और भी करता है। कंज्यूमर प्राइस कंट्रोल, इसका इनडायरेक्ट है बट डायरेक्टली नहीं है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सप्लाई, ये नहीं है। एफडीआई, एफडीआई इसका आफ्टर इफेक्ट आता है जब ये एक्सपोर्ट करता है, बट क्योंकि एफडीआई डायरेक्टली, मतलब एफडीआई के लिए ऐसा नहीं करता, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो क्योंकि ये एमएसपी को इंश्योर करने के लिए प्रोक्योर करता है, तो ऑप्शन ए इसका लगाएंगे। अगर यहाँ पे यहाँ ओनली नहीं लिखा होता, तो इसका ए एंड बी बोथ करके ऑप्शन बनता। तो नाफेड का जो भी है, नाफेड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन एमएसपी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस फॉर पल्सेस, ऑयलसीड्स एंड अदर नोटिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, ऑप्शन बी। ये समझ गए ना? सॉरी, ऑप्शन ए। ये समझ गए ना? ऑप्शन बी क्यों नहीं है? ऑप्शन बी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ओनली लिख दिया, तो ओनली का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ही नहीं करता, ही और भी का फर्क आ जाता है। Which national level cooperative works primarily for the socio-economic development of tribal communities? अब ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए कौन सी हमारे पास नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है? नाफेड, ट्राइफेड, इफको, क्रिबको, एनसीडीसी। एनसीडीसी की सबसे पहले बात करो, एनसीडीसी ट्राइबल लेवल के लिए नहीं है, एक ओवरऑल बॉडी है जो कि सभी कोऑपरेटिव्स के लिए है ना। सभी कोऑपरेटिव्स को फंडिंग करती है, जितनी भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स हैं, उन सभी कोऑपरेटिव को फंडिंग करती है। फिर क्रिप्को, अगर क्रिप्को की बात करी जाए तो क्रिप्को का काम क्या था? क्रिप्को का काम स्पेसिफिकली हमारे पास फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का था। और एक हमने पार्ट और भी पढ़ा था कि इसने ओमन की कंपनी के साथ भी इसने एक टाई अप कर रखा है, ओमन के साथ में, जहां पे ओमिको करके एक कंपनी बनी हुई है। इफको, इफको हमारे फार्मर्स की फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव से, तो उसका भी ट्राइबल से लेना देना नहीं है। नाफेड जो सबसे पहला ऑप्शन है, नाफेड की हम लोगों ने अभी पीछे भी बात करी थी, इसका काम कंज्यूमर, सॉरी, इसका काम एमएसपी पर क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट है, जो भी नोटिफाइड क्रॉप्स हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन है। अकेली बस्ती है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ऑप्शन बी इज द आंसर। ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है ना, जो ट्राइबल लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं देसी फॉर्म में, जंगली फॉर्म में, उनकी मार्केटिंग करना। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को डेवलप करेंगे बाय मार्केटिंग ऑफ देयर ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ये काम है ट्राइफेड का। अमूल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन? अगेन हमारा क्रेडिट फेडरेशन है? बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स है? बिल्कुल हाँ। अमूल इज अ मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ
मिल्क प्रोड्यूसर्स। बाकी भी देख लेते हैं, क्या कंज्यूमर फेडरेशन है? बिल्कुल नहीं। हाउसिंग फेडरेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रियल फेडरेशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो तो अमूल इज द मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी। और ये क्या नाम है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन करके नाम है, जिनका मार्केटिंग ब्रांड नेम हमारा अमूल है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल लेवल कोऑपरेटिव लाइक इफको एंड क्रिप्को वॉज। तो हम लोगों ने ये दो कोऑपरेटिव्स बनाई थी नेशनल लेवल पर, एक इफको बनाई थी, एक क्रिप्को बनाई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि दोनों फर्टिलाइजर्स के काम में है। इफको भी फर्टिलाइजर्स के लिए है और क्रिप्को भी। क्रिप्को के नाम में फर्टिलाइजर और केमिकल दोनों आ जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसलिए। ना ऑप्शन ए, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, यस बिल्कुल सही है। टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कोऑपरेटिव सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। टू प्रमोट ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स तो इसका काम ही नहीं है। टू रिप्लेस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, वो भी नहीं है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को रिप्लेस करना भी इसका काम नहीं है। टू फोकस ओनली ऑन एक्सपोर्ट्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स। These cooperatives were set up to achieve self-reliance in fertilizer production and reduce dependence on imports. In fact, अगर हमारा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी इनका एक तरह से ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन सकता है। Which organization is responsible for integrated development of cooperative movement through planning, promotion and training at the national level? बताना नेशनल लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से प्रमोशन कर रही है। तो देखो, क्रिप्को भी नहीं है, इफको भी नहीं है, नाफेड भी नहीं है, एनसीडीसी का काम है और एनसीयूआई का काम है। ये दो ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट को डेवलप करते हैं। अब एनसीडीसी का जो प्राइमरी काम था, एनसीडीसी का काम था उनको फंड्स देना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। और एनसीयूआई जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, ये एपेक्स बॉडी हो जाती है इन इन सभी नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स की, नेशनल या स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स की मिलाकर। तो एनसीयूआई जो है, इट इज प्लेइंग अ की रोल इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पॉलिसी एडवोकेसी। तो एनसीयूआई, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन एनसीडीसी का काम क्या था? मार्केटिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स देना। नाफेड का काम क्या था? नाफेड सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए, और उनको एमएसपी पे प्रोक्योर करने के लिए। इफको और क्रिप्को का काम क्या था? फर्टिलाइजर्स के लिए, ताकि इंडियन फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स अवेलेबल रहे और हमें फर्टिलाइजर इंपोर्ट ना करना पड़े। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? रिसेंटली हमें 5 साल होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के। मैं करंट अफेयर्स के आपको एमसीक्यूज या तो प्रोवाइड करूंगा जो कॉपरेटिव एग्जाम से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या फिर आप लोगों को उसकी पीडीएफ दे दूंगा, मतलब आइदर इन वीडियो फॉर्म और इन टेक्स्ट, मतलब और इन पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ वीडियो में से। तो उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है। तो इसका आंसर है 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन 2021 में बनी गई थी, 6 जुलाई 2021 को, टू प्रोवाइड फोकस अटेंशन ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। हु इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन? तो जो हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है और कॉपरेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है। श्री अमित शाह जी इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन आफ्टर क्रिएशन ऑफ द सेपरेट मिनिस्ट्री इन 2021। और एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया? चेंज मैंने आपको बताया था, जो सीआरसीएस की पोजीशन थी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को रेगुलेट करते हैं, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का पार्ट हुआ करते थे। और जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बना है, तब से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बिकेम द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, द सब्जेक्ट ऑफ कॉपरेशन वाज अंडर विच मिनिस्ट्री? अब ये मैंने भी आपको बताया था, हमने अभी इसको जब सीआरसीएस के बारे में डिस्कस करा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास था ये। Earlier, the corporation was a division under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। क्यों? क्योंकि रूरल सेक्टर से, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था और एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए था। रूरल क्रेडिट ना बोल के हम इसे एग्रीकल्चर क्रेडिट ज्यादा बेटर वे में बोल सकते हैं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का काम तो अलग ही हो गया। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो जो फार्मर वेलफेयर वाला पार्ट हो गया ना मिनिस्ट्री के नाम में, फार्मर वेलफेयर वाले पार्ट के अंदर हमारा कॉपरेशन का डिपार्टमेंट या कॉपरेशन का डिवीजन आ जाता है। What is the main objective behind the creation of Ministry of Cooperation? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था हम लोगों का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाने के पीछे एक ही प्राइमरी था। ऑप्शन ए, टू रेगुलेट ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बिल्कुल नहीं।
टू प्रोवाइड फोकस डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर, बिल्कुल सही, ये एक पॉइंट है। टू रिप्लेस ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद प्राइवेट कंपनीज, बिल्कुल भी नहीं। टू ब्रिंग कोऑपरेटिव्स अंडर कंप्लीट सेंट्रल कंट्रोल, बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल कंट्रोल में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है। जो प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट के अंदर होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो जिसमें दोनों का पार्ट होता है। और क्या है, टू अबॉलिश स्टेट लेवल कोऑपरेटिव लॉस, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है, टू प्रोवाइड फोकस डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड टू एंश्योर फोकस अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। Which of the following is a major initiative of the Ministry of Cooperation? Ministry of Cooperation के initiatives की बात कर रहे हैं, major initiatives। Computerization of primary agriculture credit societies। तो जो हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करा रहे हैं, क्या वो मिनिस्ट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव है? एक तो है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, ये भी मिनिस्ट्री ने करा है। प्रमोशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इतना बड़ा करना कि वो एक से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं, ये भी है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हैं, इसके लिए हमें ऑप्शन डी गिवन है, ऑल ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, ड्राफ्टिंग ऑफ अ न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। अब मैंने ये सभी कुछ आप लोगों को जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाला वीडियो पर आया है, उसके अंदर ये सब कुछ बताया है। ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव्स मैंने ढंग से एक्सप्लेन करे हैं उसमें। अगर वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। ये टेलीग्राम का चैनल है यूपीसीबीएल 2026, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का एम क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेटिव्स, डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन कोऑपरेटिव सेक्टर, डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू कॉपरेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड सी। तो देखो, ईज ऑफ डूइंग फॉर बिजनेस ऑफ कॉपरेटिव तो है ही है कि कॉपरेटिव के लिए एक डायरेक्ट मिनिस्ट्री हो जाएगी, तो एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कॉपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना, डेवलप करना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो ही गया। डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी भी इसका एक पार्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट एम है। फार्मर्स इनकम को कॉपरेटिव्स के थ्रू बढ़ाना, डबल करना, वो भी इनका एम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। The ministry focuses on ease of doing business, digitalization, transparency, and using cooperatives as a medium for rural development and farmers' welfare. ठीक? Under the Ministry of Cooperation, a target has been set to computerize how many packs across the country. कितनी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जिनको कंप्यूटराइज करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का टारगेट है कि कितनी पैक्स को हमें कंप्यूटराइज करना है। ऑप्शन बी, 63,000 पैक्स को हमें कंप्यूटराइज करना है। The government has set a target to computerize around 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए और ट्रांसपेरेंसी आ पाए। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज प्रपोज्ड द न्यू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने क्या नया दिया है? कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट, मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो इन्होंने एक तो मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दिया है और एक इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दिया है। हेंस ऑप्शन ई जो है, बोथ बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। Correct answer, that is E, both B and D. Ministry is working on a new Model Cooperative Act and amendments to the Multi-State Cooperative Societies Act, ताकि लीगलाइज फ्रेमवर्क हो, जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। Which of the following statement is correct regarding the Ministry of Cooperation? Ministry of Cooperation के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ऑप्शन ए, it has replaced all state cooperatives law. It works to promote cooperative based economic development model. It only deals with urban cooperative banks. It has no role in policy formulation for cooperatives. It functions under the Ministry of Finance. तो देखो, it has replaced all cooperative law, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो नहीं है। It works to promote cooperative based economic development model, yes, ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It only deals with urban cooperative banks, ये भी गलत है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा ये बाकी सभी कोऑपरेटिव्स को देखते हैं। इट हैज नो रोल इन फॉर्मुलेशन फॉर कोऑपरेटिव्स, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये उन्हें गाइड करता है, उन्हें एक ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क देता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प कराता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। तो इट ऑप्शन बी जो है, द मिनिस्ट्री एम्स टू प्रमोट
a cooperative based model for economic development and strengthen the cooperative movement across sectors. ठीक है. The formation of the Ministry of Cooperation is expected to benefit which of the following the most? ऑप्शन ए ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूसीबी की तो बात नहीं है. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड फार्मर्स, ओनली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी, या फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर. तो नहीं. अब देखो मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भी हमने एक चीज देखी कि उन्हें 63,000 पैक्स को मॉडर्नाइज कराना है. तो उस क्वेश्चन को देखते ही आपको इसका आंसर ऑप्शन बी मिल जाना चाहिए. द मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बेनिफिट पैक्स एंड फार्मर्स. क्यों? क्योंकि एक तो उनकी गवर्नेंस शुरू हो जाएगी, एक्सेस टू क्रेडिट मिलेगा, मार्केट लिंकेजेस मिलेगी थ्रू द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर. तो अगर उनके पास स्ट्रक्चर सही आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएंगे. क्वेश्चन है हमारा, द विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सप्रेस थ्रू विच स्लोगन. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक स्लोगन दिया हुआ है, कोऑपरेटिव्स फॉर ऑल, सहकार से समृद्धि, डिजिटल कोऑपरेटिव्स, रूरल इंडिया फर्स्ट, वन नेशन वन कोऑपरेटिव. तो वन नेशन वन कोऑपरेटिव तो इनका मिशन नहीं है. रूरल इंडिया फर्स्ट ये भी इनका मिशन नहीं है. डिजिटल कोऑपरेटिव्स ये भी इनका विजन स्टेटमेंट नहीं है. कोऑपरेटिव्स फॉर ऑल ये भी नहीं है. सहकार से समृद्धि इनका स्लोगन है, सहकार से समृद्धि. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वर्क्स विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन. आई होप जिस तरह से मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग साथ में इनके आंसर्स अपने कमेंट में करते जाएं, ताकि आप लोगों का या तो रिवीजन हो जाए या फिर कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए. कोशिश करिए कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही या गलत पता हो वो जरूर करते जाओ. और अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता, आंसर ही नहीं पता, और आप किसी क्वेश्चन पे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेटिव की 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखकर आप लोग अपना कोऑपरेटिव वाला टॉपिक पहले कंप्लीट करिए. हाउ मेनी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर टारगेटेड टू बी कंप्यूटराइज्ड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. तो कितनी पैक्स को कंप्यूटराइज करना है? ऑप्शन बी 63,000. क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, पीछे भी किसी वीडियो में था. 63,000 पैक्स ऐसी हैं जिन्हें कंप्यूटराइज करना है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का. The government has set a target to computerize approximately 63,000 packs across the country. Question है, which of the following new multi-state cooperative societies has been set up under the Ministry of Cooperation? NCEL. इनकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपसे शॉर्ट फॉर्म लिखकर डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है. NCEL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL. फिर है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL. फिर है नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड, NCSL. ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, तीनों नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने बनाया है या उनके अंडर बनाई गई हैं. ये मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ाया है, उसके जहाँ पे हमने उसके इनिशिएटिव्स पढ़े थे. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ए भी है, बी भी है, सी भी है. तीनों की तीनों नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं. नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL. नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL. और नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड, NCSL. तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी. 3 न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एक एक्सपोर्ट्स में, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, और एक सीड्स में. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. The Ministry of Cooperation has taken steps to amend which act to strengthen the cooperative sector? Ministry of Cooperation ने कौन सा एक्ट को अमेंड करा कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को कोई रूल नहीं है, ये प्राइमरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये एक एक्ट आता है जो इनके अंडर आता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कुछ रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल आता है. कंपनीज एक्ट 2013, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रोल आता है, इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कुछ लेना देना नहीं है. नाबार्ड एक्ट 1981, ये भी यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का यहाँ पर भी कोई ऐसा रोल नहीं है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. द मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब देखो इसमें 2002 आया, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है 2002 का, वो है सरफासी एक्ट, SARFAESI. सरफासी एक्ट
2002, स्पेलिंग में यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है मेरे से। सरफासी एक्ट 2002। आप लोगों का एक टास्क है कि इस एक्ट की फुल फॉर्म बताएंगे, सरफासी की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से उसमें, मतलब बैंकिंग में ये क्यों यूज किया जाता है, किस केस में यूज किया जाता है। तो एक ऑप्शन वन, सॉरी, टास्क वन इसकी फुल फॉर्म, टास्क टू इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। दोनों ही चीजें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कोऑपरेटिव का एग्जाम हम लोग कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। One of the major objective of Ministry of Cooperation is to option A reduce the role of state government in cooperatives, promote cooperative based model for economic development, convert PACs into private companies, withdraw government support from cooperative, फोकस ओनली ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो देखो सिर्फ और सिर्फ यूसीबीस की बात कर रहे हैं तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट विड्रॉ करना ये भी नहीं है, क्योंकि कॉपरेटिव्स के लिए तो स्पेशली मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे विड्रॉ कर दिया जाएगा। पैक्स को प्राइवेट कंपनीज में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैक्स कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस है और उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए मिनिस्ट्री बनी है, तो प्राइवेट वाला भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए था रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑपरेटिव कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ऑप्शन बी प्रमोट कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो स्लोगन है ना, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ये स्लोगन यही बताता है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द मिनिस्ट्री एम्स टू प्रमोट अ कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पे एक और सवाल आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का एम्फोसाइज क्या था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज एम्फोसाइज द प्रिपरेशन ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किस चीज की प्रिपरेशन की बात करी थी। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेटिव्स, ऑप्शन बी मॉडल लॉ फॉर बाईलॉज फॉर पीसीएस, ऑप्शन सी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ए ओनली ए एंड बी। एक बार आप लोग कमेंट करिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कोऑपरेटिव्स मिनिस्ट्री ने ये बात बोली है, मॉडल लॉज बनाने की भी मिनिस्ट्री ने बात बोली है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लेकर आने की भी बात करी है। इसके अलावा इनका जो स्टेटमेंट है, स्लोगन है, सहकार से समृद्धि, वो भी इसी चीज की तरफ इशारा करती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। द मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉडल बाय लॉज एंड अ न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किस चीज के एम्फोसाइज पे प्रिपरेशन, किस चीज की प्रिपरेशन पे एम्फोसाइज करा है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कोऑपरेटिव के लिए भी, मॉडल बायलॉज फॉर पैक्स के लिए भी, और नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज के लिए भी, तीनों का मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विच सेक्टर हैज रिसीव्ड स्पेशल फोकस अंडर न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो पूछा गया है कि किन सेक्टर की तरफ स्पेशल फोकस गया है। ऑप्शन ए डेयरी एंड फिशरी, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट थ्रू कोऑपरेटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने हर सेक्टर पर दिया है, डेयरी एंड फिशरीज पर भी दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी दिया है, एक्सपोर्ट थ्रू कोऑपरेटिव्स पे भी दिया है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द मिनिस्ट्री इज गिविंग स्पेशल अटेंशन टू डेयरी, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट थ्रू द कोऑपरेटिव रूट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एम पेड़ा की न्यूज आती है और जो नाफेड की न्यूज आती हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों चीजों को समझने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है तो उससे क्या इंप्रूव होने की चांसेस है। ऑप्शन ए गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेटिव्स, एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट फॉर फार्मर्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो मिनिस्ट्री ने बोला है जब मॉडल बायलॉज आपके बन जाएंगे तो आपके लिए सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइंस अच्छी हो जाएंगी, तो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। रीफाइनेंस फैसिलिटी देने की बात की गई है, पैक्स के ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उसको डिजिटलाइज करने की बात की गई है, तो एक्सेस टू क्रेडिट और मार्केट फॉर फार्मर्स भी बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा कोऑपरेटिव का। हैंस तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाना चाहिए। आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द फॉर्मेशन, सॉरी, द मिनिस्ट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस, इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। क्वेश्चन था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, ऑप्शन ए भी इंप्रूव होगा, ऑप्शन बी भी रहेगा, ऑप्शन सी भी रहेगा, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा।
मैंने आप लोगों से पीछे भी एक वीडियो में बोला था कि इस तरह के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपका आंसर बनेंगी, ताकि हम लोगों की चीजें डिटेल में कवर होती रहे। Which institution is playing a key role in the computerization of PAX along with the Ministry of Cooperation? तो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ साथ दूसरा रोल किसका है? क्या आरबीआई का रोल है? बिल्कुल नहीं, आरबीआई पैक्स से लेना देना ही नहीं है आरबीआई का कुछ भी। नाबार्ड, नाबार्ड इन पैक्स का सुपरवाइजर है, इनका फाइनेंशियल सुपरविजन करता है, तो इसलिए नाबार्ड हो सकता है। सेबी, सेबी आपकी कैपिटल मार्केट की बॉडी है, उसको बैंकिंग मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, तो सेबी नहीं होगा। सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर क्या है ये, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है तो पैक से इसका कुछ लेना देना नहीं है, सिडबी भी नहीं है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काम करता है, जैसे यूपीआई इनका प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स आ रहे हैं हमारे पेमेंट प्रोसेस के अंदर, वो एनपीसीआई देखता है, तो इनका भी पैक से कुछ लेना देना नहीं। तो पैक से जुड़ने वाली एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन इसमें बसती है नाबार्ड, जो कि पैक्स का सुपरविजन करती है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। NABARD is the nodal agency for implementing the computerization project of PACS across the country. The Ministry of Cooperation aims to make cooperative a strong vehicle for achieving. ठीक है, कोऑपरेटिव के थ्रू हम लोग क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने क्या बोला है कि कोऑपरेटिव से हम लोग क्या अचीव कर लेंगे? ए आत्मनिर्भर भारत, बी डबलिंग फार्मर्स इनकम, सी रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि तीनों ही चीजें अचीव कर ली जाएंगी, दैट मींस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी नहीं, ये नहीं होगा। तो ए बी और सी तीनों ही हमारा इसका आंसर बनेंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द मिनिस्ट्री व्यूज cooperatives एज एन important मीडियम टू अचीव आत्मनिर्भर भारत, increase farmers income and transform the rural economy. Which of the following is the most common type of cooperative society found in rural यूपी? रूरल यूपी में बहुत ज्यादा कॉमन कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी मिलती है? तो वो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज मिलती हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है एट द विलेज लेवल इन यूपी। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स भी होती हैं, हाउसिंग भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव भी होती हैं। होती सभी हैं, यूपी में सारी हैं, बट जो पैक्स है, पैक्स सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस है, स्पेशली हम लोग जब रूरल इंडिया की बात करते हैं। हाउसिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव आपकी यूजुअली अर्बन एरियाज में होती है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव भी अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली ज्यादा है। सेम विद द कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जब रूरल की बात कर रहे हैं तो रूरल में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की प्रेजेंस ज्यादा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव इज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या होता है, उसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, ये जो है ये तो हमारे पास क्रेडिट सोसाइटीज का होता है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव होती है। हेल्प फार्मर्स गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है इसमें। कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर मेंबर्स, ये तो हाउसिंग कोऑपरेटिव का है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। सप्लाई कंज्यूमर गुड्स एट चीप रेट्स, ये भी कुछ लेना देना नहीं है। प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस का, और बीच में से जो भी मिडिलमैन है अड़ाती हैं, उन लोगों का एलिमिनेशन हो जाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स असिस्ट फार्मर्स इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस कलेक्टिवली टू गेट बेटर प्राइसेस एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। Which type of cooperative society is primarily responsible for providing short-term, medium-term agriculture credit in rural areas? कौन सी ऐसी क्रेडिट सोसाइटीज है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म क्रेडिट दे रही हैं? ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, इसका लोन देने से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन बी मार्केटिंग कोऑपरेटिव, इसका भी लोन देने से कुछ लेना देना नहीं है, इसका काम तो खाली प्रोड्यूस को, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे मार्केट में ले जाना है मिडलमैन हटा के। क्रेडिट कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम है आपको लोन देना, वो चाहे शॉर्ट टर्म लोन लो या मीडियम टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट लो रूरल एरियाज में। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये तो अपने सामान प्रोड्यूस करते हैं उसको कलेक्टिवली मार्केट करते हैं, जैसे मिल्क का केस है अमूल में। और हाउसिंग कोऑपरेटिव जो कि अर्बन एरियाज में बेसिकली हाउसिंग और घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं स्पेशली पैक्स, these are the main source of institutional short term and medium term credit for farmers in rural areas। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन यूपी गेन मूवमेंट आफ्टर, यूपी में कोऑपरेटिव मूवमेंट का हमारा डेवलपमेंट कब हुआ था, कब उसको अचानक से मूवमेंटम मिला था?
तो ऑप्शन ई दैट इज बोथ ए एंड बी। इंडिपेंडेंस इन 1947 भी है और इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 भी है। इन दोनों के बाद ही यूपी में कोऑपरेटिव बढ़ने लगी थी। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो 2021 में बनी है और कोऑपरेटिव हमारा पहले से चल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसके बहुत बाद में आया था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1904 के एक्ट के बाद ही शुरू हो गया था यूपी में, बट सिग्निफिकेंट एक्सपेंड हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। डेयरी कोऑपरेटिव्स इन यूपी मेनली हेल्प फार्मर्स बाय। तो जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होती है ना, उनका फार्मर्स की लाइफ में क्या रोल है, फार्मर को किस तरह से हेल्प करते हैं। प्रोवाइडिंग चीप फर्टिलाइजर, डेयरी कोऑपरेटिव का चीप फर्टिलाइजर से कुछ लेना देना नहीं है। एंश्योरिंग रेगुलर एंड फेयर प्राइस फॉर मिल्क एंड प्रोवाइडिंग वेटनरी सर्विसेज, तो हाँ ये एक काम हो सकता है। कंस्ट्रक्टिंग इरिगेशन कैनाल, ये भी डेयरी कोऑपरेटिव्स का कुछ लेना देना नहीं है। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, ये भी डेयरी कोऑपरेटिव का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हम पैक्स के थ्रू करते हैं। मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली, जब डेयरी कोऑपरेटिव चल रही है तो ओनली और फूड ग्रेन्स तो साथ में आएगा ही नहीं। दैट मींस ऑप्शन बी जो था, रेगुलर फेयर प्राइस रहे मिल्क्स का और वेटनरी सर्विसेज का। द डेयरी cooperatives ensures fair price for milk, provide veterinary support and improve the income of milk producer। ये बात है हमारी कि डेयरी कोऑपरेटिव का क्या रोल है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू कोऑपरेटिव्स इन रूरल उत्तर प्रदेश। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनमें से कौन सबसे ज्यादा कर रहा है रूरल उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें। ऑप्शन ए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन बी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव्स, ऑप्शन डी लेबर कोऑपरेटिव्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है जो गांव के लोग हैं जहां पर अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज जिन लोगों ने नहीं ली है। अनबैंक्ड रूरल सेक्टर कहते हैं उसे, अनबैंक्ड अनबैंक्ड रूरल सेक्टर। तो जो अनबैंक्ड रूरल सेक्टर के लोग होते हैं उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना। फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना कि सबसे पहले तो उनका बैंक में खाता हो, बैंक में पैसा जमा करें, बैंक से पैसा निकाले, डेबिट कार्ड यूज करें। उसके बाद उन्हें बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज से, फिर चाहे वो आपकी इंश्योरेंस की सर्विसेज हो, पेंशन प्लान हो, कुछ भी हो। बेसिकली जो लोग फाइनेंशियल सिस्टम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ पाए। तो वो जो काम है यहाँ पे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का है, बहुत बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू रूरल पॉपुलेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? पैक्स के थ्रू ही जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, इन चीजों में लोगों को जोड़ा जा सकता है। पैक्स के थ्रू बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज भी दी जा सकती है जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज है। हाउसिंग कोऑपरेटिव बेसिकली घर बनाते हैं तो इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हो गए, यहाँ पे आपको जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे, छोटा छोटा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन से कुछ लेना देना नहीं है। सेम हमारा लेबर कोऑपरेटिव्स है तो इनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये तीनों जगह पे लोगों को काम होगा, लोगों को पैसा चाहिए होगा, उसके लिए वो पैक्स जाएंगे, फिर पैक्स के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। अगला सवाल, अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज मेनली फॉर्म टू। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव किस लिए होती है? सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास अमूल। अमूल में जो भी हमारे डेयरी फार्मर्स है वो सारे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हैं जिसके थ्रू वो पैसा आता है। तो अब ये लोग क्या करता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या करता है, सबसे पहले वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, और जब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की बात होती है वो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या डेयरी प्रोड्यूस दे रहा है, उसका क्या होगा? क्या उससे क्रेडिट मिलेगा मेंबर्स को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो कोऑपरेटिव है वो क्रेडिट वाला नहीं है। हेल्प्स मेंबर इन ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, ये है, क्योंकि अमूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ज्वाइंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। सप्लाई डेली कंज्यूमर आइटम्स, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये मार्केट कर रहे हैं, है ना, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से भी इस चीज का कुछ लेना देना नहीं है कि वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है या नहीं है। और फिर अगला है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर, तो ये भी कुछ लेना देना नहीं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, producers cooperative enable members to jointly produce and market goods such as handicraft, agro products, etc. for better returns। अगला सवाल देखते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कोऑपरेटिव इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ यूपी इज। यूपी के रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कोऑपरेटिव्स का? पहला, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, नहीं। कोऑपरेटिव के पीछे का तो कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं इनका नेटवर्क वीक हो जाए, लोग इनके चक्करों में ना पड़े।
प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड रूरल इंडेटनेस, यस, ये तो है ही है, ये तो ओवरऑल सारे ही कोऑपरेटिव के लिए है, दैट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव ऑफ यूपी ऑल्सो। प्रमोटिंग अर्बन माइग्रेशन, नहीं, कोशिश तो यही है कि रूरल एरिया में ही डेवलपमेंट हो जाए, कि अर्बन माइग्रेशन ही ना हो। रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिड्यूस करना ये तो किसी भी उसका काम नहीं होता। हर कोई चाहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़े, ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़े। इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, तो एक्सप्लॉइट थोड़ी ना करना है उनका, तो एक्सप्लॉयटेशन रोकना है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग रूरल इंडेटनेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, cooperatives have helped reduce rural indebtedness by providing affordable institutional credit and other support services to farmer। ये रहा आपका ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which type of cooperative is most suitable for providing houses to low income groups in urban and semi urban areas? कौन से ऐसे कोऑपरेटिव है जो कि हाउसेज देते हैं लो इनकम ग्रुप्स को? क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव देते हैं? नहीं। क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम क्या है? क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव का काम है जो आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट प्रोवाइड कराना, जैसे नाफेड है। हाउसिंग कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव का काम है कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लो इनकम ग्रुप के लिए हाउसेस प्रोवाइड करना। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव जॉइंटली कुछ लोग मिलकर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते हैं और उसको मार्केट करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये कंज्यूमर एंड पर आ जाता है, जो कंज्यूमर गुड्स जहां से मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ओके, ये आंसर इसमें यही लिखा हुआ है साथ में ही। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग to members especially weaker section in urban and semi urban areas। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। cooperatives contribute to agriculture development in यूपी बाई, है ना, यूपी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव किस तरह से ऑफर कर रहे हैं, किस तरह से एड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे पहला है सप्लाइंग क्वालिटी इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तो ये तो बिल्कुल है, जैसे इफको और क्रिप्को इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं, है ना। फिर नेशनल नेशनल सीड कोऑपरेटिव लिमिटेड एनसीएसएल भी बन रहा है। तो इनका काम है कि क्वालिटी इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसानों तक पहुंचाना, तो ये कोऑपरेटिव के थ्रू होता है। प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट, नाफेड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि कोऑपरेटिव है और उनका काम है मार्केटिंग सपोर्ट देना, तो ये भी जरूरी है। ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव जो है क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे पैक्स हो गई, डीसीसीबीज हो गए, एसटीसीबीज हो गए, तो क्रेडिट फैसिलिटी देना भी इनका काम है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाला हो गया, नहीं, क्रेडिट के अलावा भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो वो सब मिला के ही यूपी को डेवलप कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव सपोर्ट एग्रीकल्चर थ्रू इनपुट सप्लाई, क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, thereby improving productivity and farmers income। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which type of cooperative society is mainly engaged in the collective purchase and distribution of consumer goods at reasonable price? कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कलेक्टिव परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स पे काम करती है? क्रेडिट कोऑपरेटिव नहीं, इसका काम है पैसे का डिपॉजिट और लोन। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, इसका काम है जो हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे आगे मार्केट करना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की बात करें तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का काम है जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे कलेक्टिवली मार्केट करना, ब्रांड करना। हाउसिंग कोऑपरेटिव हमारे लो इनकम ग्रुप्स को हाउसिंग देता है। तो ऑप्शन सी कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया, जो कि कलेक्टिव लेवल पे परचेस करते हैं, फिर उन कंज्यूमर गुड्स को रीजनेबल प्राइसेस पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म टू सप्लाई एसेंशियल गुड्स टू मेंबर्स एट फेयर प्राइसेस बाय एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन। यूपी में 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, वो 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बताना है। विलेज कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी, एपेक्स सोसाइटी। बोथ ए एंड बी, ओनली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड नाबार्ड। पैक्स, नाबार्ड, आरबीआई। तो देखो पैक्स, नाबार्ड, आरबीआई तो नहीं है, क्योंकि नाबार्ड और आरबीआई का रिलेशन अलग है, वो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का नहीं है। नाबार्ड और पैक्स का रिलेशन अलग है, नाबार्ड पैक्स का सुपरवाइजर है, बट 3 टियर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। 3 टियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक आपके विलेज लेवल पर होगा, जैसे क्रेडिट के केस में प्राइमरी सोसाइटी होता है, बाकी केसेस में विलेज कोऑपरेटिव होता है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिसका काम होता है आपको बताना कि कौन सा, वो मतलब बताना नहीं, बेसिकली थोड़ी सी गाइडेंस देना और उसको रीफाइनेंस देना। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है कि उन्हें फर्दर रीफाइनेंस करना। बट यहाँ पे क्योंकि हमसे क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, हमसे क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात की जा रही है,
तो क्रेडिट स्ट्रक्चर में यही आता है, विलेज कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा सॉरी, साथ में ये भी है, प्राइमरी सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी और एपेक्स सोसाइटी। ये तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए हो जाएगा ना, जो नॉन बैंकिंग सोसाइटीज होती हैं उसके लिए ऑप्शन बी भी होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो यूपी है हमारा स्टैंडर्ड 3 टियर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, विलेज लेवल पर पैक्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एपेक्स लेवल पर। तो बोथ ए एंड बी, क्योंकि एपेक्स सोसाइटी भी है ना, एपेक्स सोसाइटी कोई स्पेसिफिक सोसाइटी नहीं, बट जो भी सोसाइटी है वो एपेक्स लेवल पर, स्टेट लेवल पर होगी। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है जो हमारा यूपी में फॉलो होता है। फिशरी कोऑपरेटिव्स इन यूपी प्राइमरी हेल्प फिशरमैन बाय, जो फिशरीज कोऑपरेटिव्स हैं, फिशरी कोऑपरेटिव्स हैं, वो फिशरमैन को किस तरह से हेल्प करती हैं? बाय प्रोवाइडिंग हाउसेस, बिल्कुल नहीं। सप्लाई फिशिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग सपोर्ट, हाँ ये होता है। गिविंग एग्रीकल्चरल लोन्स ओनली, ओनली की वजह से नहीं। कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, नहीं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स, नहीं। तो द फिशरी कोऑपरेटिव्स हैं, उनका काम है फिशिंग इक्विपमेंट्स देना, स्टोरेज देना और उसके लिए मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फिशरीज कोऑपरेटिव सपोर्ट फिशरमैन बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स, कोल्ड स्टोरेज, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर देयर कैच। अब ऐसा नहीं है कि फिशरीज हमारी सिर्फ और सिर्फ मेरीन होती है या फिर समुद्र में होती है। यूपी में बहुत सारी नदियां हैं, दैट इंक्लूड्स रामगंगा रिवर, गंगा रिवर एंड वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। यमुना रिवर भी यूपी में काफी एरिया में फ्लो करती हैं। फिर और भी इसके अलावा रीजनल और छोटी छोटी नदियां हैं जो उत्तराखंड से और एमपी की साइड से यूपी में आती हैं। तो यूपी में फिशरीज का बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ है जो कि फ्रेश वाटर फिशरीज है। द फिशरी की यूनिट, सॉरी आपके सिलेबस में तो नहीं है, नाबार्ड वाले बच्चे करेंगे उसे, बट हाँ मछली पालन यूपी में बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए वो फिशरीज कोऑपरेटिव क्या करती हैं, उन्हें फिशरमैन्स को इनपुट्स, कोल्ड स्टोरेज और बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इज, कोऑपरेटिव का फाइनेंशियल इंक्लूजन में मेजर रोल क्या है? मेजर रोल है इनका प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल इन रिमोट रूरल एरियाज। लोगों को रिमोट रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज देना एक मेजर रोल है। फिर उसके अलावा क्या ऑप्शंस है? इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर, इसके तो अगेंस्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है। फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन कस्टमर्स, बिल्कुल भी नहीं, अर्बन के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। चार्जिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल भी नहीं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो मार्जिनल मनी लेंडर्स या फिर बैंक्स के पास चले जाएंगे। अवॉइडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। Cooperatives, especially PACs, play a vital role in extending banking and credit facilities to the unbanked population in rural areas. Option A. लेबर कॉपरेटिव्स आर मेनली फॉर्म टू, लेबर कॉपरेटिव्स किस लिए होता है? प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर, बिल्कुल नहीं, फार्मर्स को क्रेडिट देखने के लिए क्रेडिट कॉपरेटिव्स होती हैं, क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज या प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। सिक्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबर्स, ये एक काम है, सिक्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबर्स। मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके लिए नाफेड है। सप्लाई कंज्यूमर गुड्स, इसके लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती हैं। कंस्ट्रक्ट हाउसेज, इसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव्स होती हैं। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबरर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लेबर कॉपरेटिव्स हेल्प मेंबर गेट वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एंश्योर फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। Which of the following is a major achievement of the cooperative movement in UP? है ना, मेजर अचीवमेंट क्या है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये तो है ही है। रिडक्शन इन रूरल इंडेटनेस टू सम एक्सटेंट, ये भी है। डेवलपमेंट ऑफ डेयरी एंड शुगर कोऑपरेटिव्स, ये भी है, और यूपी की शुगर कोऑपरेटिव तो बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही ऑप्शन इसका आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कोऑपरेटिव जो है यूपी के, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, reduce dependence on money lenders and growth of dairy and sugar sectors. A weavers cooperative is an example of which type of cooperative society? जो weavers cooperative होती है वो किस टाइप की cooperative society है? क्रेडिट cooperative society है, प्रोड्यूसर cooperative society है, कंज्यूमर cooperative society है, मार्केटिंग cooperative society है या फिर हाउसिंग cooperative society है। तो अब जो वीवर्स होते हैं वो आपके टेक्सटाइल वगैरह बनाते हैं ना, तो वो हमारे प्रोड्यूसर फॉर्म में हो गए। तो ऑप्शन बी, वीवर कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स होते हैं, जहां पे वीवर ज्वाइंटली अपना प्रोड्यूस बनाते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। मतलब प्रोडक्शन भी उनका है और मार्केटिंग भी उनका है,
और ये दोनों ही काम मिलके आपके वीवर्स कोऑपरेटिव कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कोऑपरेटिव्स कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट इन यूपी बाय। यूपी में कोऑपरेटिव किस तरह से रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, improving agriculture productivity through better inputs and credit, promoting self-help and collective decision making, all of the above, only A and B। तो देखो, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कोऑपरेटिव्स का काम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बेटर करना, इंक्रीज करना थ्रू बेटर इनपुट्स एंड क्रेडिट, ये भी काम होता है। सेल्फ हेल्प और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कराना, ये भी काम होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कोऑपरेटिव सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर इनपुट सप्लाई, क्रेडिट एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। Which type of cooperative is most suitable for small farmers to collectively sell their produce and get better prices? कौन सा ऐसा कोऑपरेटिव का तरीका होता है जिसके अंदर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इकट्ठे होकर अपना सामान बेच सकते हैं? देखो, जब आप ऐसे समझो, आप 2 किलो सामान बेचने निकले हो, 2 किलो चावल बेचने निकले हो, तो आपसे चावल कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। बट वहीं अगर आप 20 किलो चावल या 200 किलो चावल बेचने निकलोगे तो आपसे सामान खरीदना लोग पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास इतनी वैरायटी है या फिर इतनी क्वांटिटी है। तो जब एक सिंगल आदमी बेचता है तो उससे हम लोग कुछ नहीं कहते, वो इग्नोर हो रहा था। बट जब सब लोग मिलकर कलेक्टिवली ज्वाइंट वे में कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा सामान हो जाता है ना, तो उस पर हम लोग ज्यादा भरोसा कर पाते हैं कि हाँ, ये 2 किलो में तो हमें भी लगेगा कि कोई है ना, कि कोई चुरा के लाया है। 200 किलो है, वो चुरा के नहीं लेकर आया है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है ये। तो इसमें क्या होता है कि सारे फार्मर्स ना कलेक्टिवली अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं ताकि उन्हें बेटर प्राइस मिल पाए। इसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। और ये कौन सी होती है? क्या क्रेडिट सोसाइटी ऐसा करती है? बिल्कुल नहीं। क्या मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऐसा करती है? वो भी नहीं करती। हाउसिंग कोऑपरेटिव ऐसा करती है? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं। लेबर कोऑपरेटिव करेगी? नहीं। करेक्ट आंसर इसका मार्केटिंग कोऑपरेटिव हो जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अमूल। अमूल सबसे अच्छा एग्जांपल है ऐसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का। अच्छा सॉरी, मार्केट कोऑपरेटिव का एग्जांपल हो जाएगा नाफेड। नाफेड, अमूल आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का एग्जांपल है। Correct answer option B. Marketing cooperatives help farmers to sell their produce collectively, reducing exploitation by middlemen and ensuring better returns. अगला सवाल देखते हैं। The growth of cooperative in UP has been relatively slower in which sector compared to the credit and dairy? अब क्रेडिट और डेयरी के कंपैरेटिवली यूपी में कौन सा कोऑपरेटिव सेक्टर स्लो है? शुगर कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बोथ बी एंड सी, और डेयरी सेक्टर। इसकी अगर हम लोग बात करें, शुगर कोऑपरेटिव तो देखो यूपी की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यूपी में काफी ज्यादा शुगर मिले, जैसे सिंभावली में एक शुगर मिल है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो मोदी नगर में शुगर मिल है। तो देयर आर शुगर मिल्स इन यूपी। शुगर कोऑपरेटिव्स काफी अच्छी चल रही है। यूपी के गन्ना किसानों का पैसा मिलना ना मिलना अलग बात है, पर उनको सारा गन्ना यूज हो जाता है। हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव ये यूपी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यूपी में कंपैरेटिवली काफी वीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यूपी का इटसेल्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए कोई बड़ा कोऑपरेटिव नहीं है जो पूरे स्टेट लेवल पे इसको करे। तो यहाँ पर भी सेक्टर स्लो है काफी। तो बोथ बी एंड सी और ई डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर की बात करें तो पराग नाम का यूपी का डेयरी ब्रांड है। यूपी का कोऑपरेटिव ब्रांड है पराग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये यूपी में वीक है। क्रेडिट और डेयरी कोऑपरेटिव्स तो काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं। हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन्होंने जो भी प्रोग्रेस होनी थी वो काफी ज्यादा स्लो हुई है या फिर धीरे धीरे हुई है। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हैंडलूम कोऑपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश प्राइमरली एम्स टू। हैंडलूम कोऑपरेटिव्स जो होती हैं उनका प्राइमरी एम क्या है? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट? नहीं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट तो नहीं देते हैं। सपोर्ट वेवर्स इन प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट? ये बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, अभी हमने इसे फाइनल नहीं करा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर मेंबर्स? ये भी नहीं है। सप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स? ये भी नहीं है। प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज? ये भी नहीं है। जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये देना पैक्स का काम होता है। कंस्ट्रक्ट हाउसिंग फॉर मेंबर्स ये देखना हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का काम होता है। सप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स इसके लिए हमारे पास इफको है, क्रिबको है, और नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड है। इंश्योरेंस सर्विसेज कोई कोऑपरेटिव नहीं देती डायरेक्टली।
तो इसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एडिशनली इंश्योरेंस सेल आउट करने का काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। हैंडलूम cooperatives help weavers by ensuring supply of yarn and other raw material and providing marketing support for their products। जो हमारे वीवर्स है उन्हें जो भी उसके लिए धागा चाहिए होता है या कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो उन्हें मिलता है, और फिर उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है इससे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल क्रेडिट इज, अब यह क्रेडिट की बात हो गई है, क्रेडिट की बात आते ही हम लोग पैक्स की बात करते हैं, पैक्स और जो बाकी हमारा कॉपरेटिव स्ट्रक्चर है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल क्रेडिट इज, नंबर वन, चार्जिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट तो हमारे जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स थे वो लोग चार्ज करते थे। तो हाई इंटरेस्ट रेट से अपने किसानों को बचाना है, इसके लिए तो हमारा कॉपरेटिव आया। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर एट रीजनेबल रेट, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। क्या कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें टाइमली और एडुकेट क्रेडिट मिल जाए, बट साथ में इंपॉर्टेंट चीज है रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जायज हो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ भी चार्ज कर लिया। डिस्करेजिंग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, बिल्कुल भी नहीं। कॉपरेटिव्स का तो कॉन्सेप्ट ही यही था कि भैया उन्हें लोन मिले, सस्ती दरों पे लोन मिले। तो लोन तो मिलेगा तभी तो वो लोग डेवलप होंगे। डिपेंडिंग ओनली ऑन मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स की तो बदतमीजियों के अगेंस्ट में कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट आया था, तो मनी लेंडर्स पे तो डिपेंड करना ही नहीं है। फोकसिंग ओनली ऑन लार्ज फार्मर्स, बिल्कुल भी नहीं। एम यही था कि छोटे से छोटे किसान को भी क्रेडिट की कमी ना रहे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। cooperatives play a crucial role in providing timely and affordable credit to farmers, especially small and marginal farmers in rural areas। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस कोऑपरेटिव, सर्विस कोऑपरेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स जो होते हैं, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? डेयरी कोऑपरेटिव, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? कोऑपरेटिव पोल्ट्री सोसाइटी, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, या फिर ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो पैक्स है, जो डेयरी कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव पोल्ट्री सोसाइटीज है। तो जो सर्विस कोऑपरेटिव्स होती है ना, सर्विस कोऑपरेटिव्स बेसिकली होती क्या है? ये वो कोऑपरेटिव्स होती है जो वेरियस तरह की सर्विसेज देती हैं। अब ये कुछ एक स्पेसिफिक सर्विस नहीं है, देयर आर मल्टीपल सर्विस, और एक सोसाइटी एक या उससे ज्यादा सर्विस दे सकती है। यूजुअली एक ही सर्विस देती है, बट वो एडिशनल सर्विसेज कुछ भी और दे सकती है, जैसे चाहे क्रेडिट की सर्विस दे रही हो, डेयरी डेवलपमेंट दे रही हो, या ये पोल्ट्री डेवलपमेंट दे रही हो, अपने मेंबर्स को ये सोसाइटीज उस तरह की सर्विस देती हैं। तो जो पैक्स हुए वो क्रेडिट देती हैं, जो डेयरी कोऑपरेटिव होती हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जो कोऑपरेटिव पोल्ट्री होती हैं वो फिर आपके एग प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड काम करती हैं। अगला सवाल, द डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश हैज हेल्प्ड इन, कॉपरेटिव का जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी में उससे क्या हुआ है? नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स। बी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सी, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी हमारे कॉपरेटिव्स यूपी में डेवलप हुए हैं उन्होंने इन तीनों चीजों में हेल्प करा है। रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ाने में भी हेल्प करा है, क्योंकि आपको जब छोटा सा लोन मिलता है तो आप उससे कोई छोटा सा काम शुरू कर सकते हो। आप खेती कर रहे हो, उसके साथ में आप दो जानवर पाल के दूध बेच सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, मछली पालन कर सकते हो। इस तरह से आपके रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ी है। सेकेंड, जो इनफॉर्मल सोर्सेज का क्रेडिट हुआ करता था, जब आपको सोसाइटीज के थ्रू लोन मिल जाएगा तो उन इनफॉर्मल सोर्सेज पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको लोन सही भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। सी, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जब आपको छोटा सा कोई लोन मिल जाता है तो उससे आप कुछ अपना काम भी शुरू कर सकते हो। रूरल यूथ भी उसमें डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं, फिर चाहे वो एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी हो या कुछ और छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का काम करना हो, हैंडलूम वीवर का काम करना हो। तो उस तरह से आपके इसमें कॉपरेटिव्स के थ्रू, जो मतलब हमारे क्रेडिट कॉपरेटिव्स हैं, उससे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी ऑप्शन मिलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब। Correct answer is option D. Cooperatives in UP have contributed to higher rural incomes, reduced dependence on money lenders, and promoted self-employment. Poultry cooperatives are mainly beneficial for. पोल्ट्री कॉपरेटिव जो होती है वो किन के लिए होती हैं? लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स के लिए,
अर्बन कंज्यूमर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए? तो देखो एक्सपोर्टर से तो कुछ इतना लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बेनिफिशियल पूछ रहा है। तो बेनिफिशियल किन के लिए, फायदा किसको मिलेगा? जो हमारे छोटे छोटे किसान है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा खेती की जमीन नहीं है, बड़ा जानवर रखने की जगह नहीं है, जैसे जिनके पास जमीन ही बहुत ज्यादा नहीं है, वो गाय भैंस भी कैसे पालेंगे? तो वो लोग पोल्ट्री करते हैं कि छोटे से एरिया में आपने मुर्गियां पाल ली या बत्तख पाल लिए, उनके अंडे हो रहे हैं, मुर्गियों को आप चिकन के लिए यूज कर रहे हो, उनके मीट के लिए, और अंडों को बेच के आप पैसा और कमा रहे हो। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है या लैंडलेस लेबरर्स है, उनके लिए पोल्ट्री कोऑपरेटिव का ज्यादा बेनिफिट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोल्ट्री cooperatives हेल्प स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय प्रोवाइडिंग them with inputs, टेक्निकल गाइडेंस एंड मार्केटिंग सपोर्ट फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है। Which factor has been a major challenge in the development of cooperatives in उत्तर प्रदेश? यूपी की जब बात करते हैं तो कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए मेजर चैलेंज क्या आता है? लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है तो ये तो चैलेंज नहीं हुआ, ये तो अच्छी चीज हो गई, तो ये तो नहीं होगा। पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, ये एक्चुअली में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर के इश्यूज में आता है ये। वेरी हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, वुमेन पार्टिसिपेशन तो हमें चाहिए। हम लोग तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं ना। इंक्लूसिव के अंदर तो हमारे पास वुमेन्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सीनियर सिटीजन भी आएंगे, जो मार्जिनल कम्युनिटीज है वो भी आएंगी। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं, ये कोई चैलेंज थोड़ी ना, ये तो और अच्छा है अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ऑल सोसाइटीज, ये तो इररेलेवेंट ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप। Correct answer is B. Poor management, lack of professional leadership, and political interference have been major challenges in the growth of cooperatives in UP. Women cooperatives in UP mainly focus on, women cooperative का primary focus क्या है यूपी में अगर बात करते हैं तो? Providing agriculture credit only, empowering women through self help, income generation, skill development, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला women cooperatives के लिए। कंस्ट्रक्टिंग अर्बन हाउसेस, मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, या प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स ओनली। तो देखो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, इसके लिए वुमेन कोऑपरेटिव नहीं, इसके लिए तो जो पैक्स हैं वो करते हैं। लास्ट में हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स है, लोन्स देते हैं बट ओनली लगने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो रूरल वुमेन जो होती है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केटिंग नहीं करती हैं, वो फिर भी जो आपके रूरल गुड्स हुए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुए, उसका फिर भी हो जाएगा, बट डायरेक्टली इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केटिंग नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन हाउसेस, अर्बन हाउसेस के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है, वो भी अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो गई। तो जो ऑप्शन बी है ना, जो एम्पावर कर रहा है वुमेन्स को सेल्फ हेल्प के थ्रू, इनकम जनरेशन के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। वुमेन cooperatives aim at economic and social empowerment of women through income generating activities and skill development. Cooperatives help in agriculture development by performing which of the following function? ना, अब कोऑपरेटिव जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या आपके कृषि विकास के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है जिससे कृषि विकास हो रहा है? ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो हमारा इफको है या जो क्रिबको है या जो नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड है, उनका काम ही यही है कि क्वालिटी सीड देना है, फर्टिलाइजर्स देने हैं, पेस्टिसाइड देने हैं। सेकेंड, प्रोवाइडिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये भी कोऑपरेटिव्स का पार्ट है कि आपको स्टोरेज फैसिलिटी दे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे, ताकि आप मार्केट कर पाओ, जैसे नाफेड देता है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नाफेड ही आपको देता है, मार्केटिंग करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आपके लिए। जैसे अभी मैं रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था कि झारखंड के मैंगो को यूके में या कहीं भेजा गया है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर की चेरीज को, प्लम्स को यूएई भेजा गया है, और मेघालय की जिंजर को भी कहीं भेजा गया है। तो ये सब नाफेड के थ्रू हो रहा है। तो नाफेड तो इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग करता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज डी। कोऑपरेटिव सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू इनपुट सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ cooperatives on rural development and UP can be seen in, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ cooperatives की बात कर रहे हैं ऑन रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसे हम लोग कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन ए, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल, बिल्कुल सही, क्योंकि जो गांव देहात के हमारे लोग हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा है। सबका नहीं बड़ा बट कुछ का तो बड़ा ही है।
और वो बड़ा है, उसमें कोऑपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ऑप्शन बी, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट्स। जब कोऑपरेटिव्स रही हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स रही, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रही, तो हमारे किसान भाइयों को रूरल इंडिया के अंदर या रूरल यूपी की बात करें तो उन लोगों को लोन्स भी मिले हैं क्रेडिट की फॉर्म में और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिला है। ऑप्शन सी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, बड़ी भी हैं, हमने समझा भी था कि कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे बढ़ेंगी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जब आ गया और ऊपर के तीनों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है कि ऑल ऑफ द अबव आया या फिर ओनली ए एंड बी आया, इसलिए मैं आप लोगों को सारे ऑप्शंस पढ़ पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ रेदर देन कि डायरेक्ट करेक्ट आंसर पर चला जाऊं। Correct answer is option D. Cooperatives has positively impacted rural development in UP by improving living standards, providing better access to credits and markets, and generating employment. अगला क्वेश्चन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स, ये मेजर इनिशिएटिव है, इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये इनिशिएटिव आया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? तो जो भी हमारा कोऑपरेटिव है ना, अब कोऑपरेटिव से रिलेटेड सब कुछ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का पार्ट हो गया है। तो जो पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का, सो दैट कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी बढ़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज है जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडिया में फेस कर रहा है? ऑप्शन ए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो जो हमारे कॉपरेटिव्स हैं, मैंने पीछे भी किसी एक ऑप्शन में आपको समझाया था कि पॉलिटिकल इश्यूज तो हैं, पॉलिटिकल पावर के इश्यूज होते हैं कोऑपरेटिव में, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ऑटोनॉमी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट भी है। जब ऑलरेडी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर चाहे वो हमारे नेता लोगों के थ्रू हो, जो हमारे नेशनल स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स होती है कैबिनेट वाली, या फिर जो विद इन द बैंक उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर की पॉलिटिक्स हो, तो वो तो है ही है। साथ में पुअर गवर्नेंस और मैनेजमेंट भी इशू है। कोऑपरेटिव्स में प्रॉपरली टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, क्योंकि वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है, तो ये भी एक इशू है। हैंस जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज, द कोऑपरेटिव सेक्टर फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वीक गवर्नेंस और स्लो अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट है सहकार से समृद्धि, किससे एसोसिएटेड है? सहकार से समृद्धि क्या नाबार्ड से एसोसिएटेड है? बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से एसोसिएटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिल्कुल भी नहीं। एनसीडीसी से बिल्कुल भी नहीं। एनसीयूआई से बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। सहकार से समृद्धि इज द विजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। Which reform has been proposed to modernize legal framework of cooperatives? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेटिव्स के लिए कौन सा रिफॉर्म आया है? न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, अमेंडमेंट इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बोथ ए एंड बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर ऑल कोऑपरेटिव्स, या फिर ओनली ए? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। एक तो हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उसके अंदर चेंज आया है। आपको यह बताना है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन से ईयर का था जिसके अंदर चेंज आया है। मैंने पीछे एक वीडियो में आपको बताया था। और उस ईयर का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों चीजें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर ऑप्शन ए, न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, ये भी हम लोगों ने बोला था कि एक नया मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट बनेगा, बेसिकली बाईलॉज बनेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने बोला है कि एक नया मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट और जो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, दोनों, मतलब एक तो नया एक्ट आएगा, दूसरे एक्ट को अमेंड किया जाएगा, सो दैट जो लीगल फ्रेमवर्क है कोऑपरेटिव सेक्टर के पीछे, वो स्ट्रेंथन किया जा पाए, वो स्ट्रांग हो पाए। डिजिटलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंक्लूड्स, जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर के डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, बिल्कुल, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है उनका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स, सीबीएस अगर आ जाएगा, सीबीएस में कोर, सीबीएस होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और कोर का मतलब होता है सेंट्रल,
ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये होता है कोर का मतलब। तो सीबीएस भी होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स में, मोबाइल ऐप्स और फिनटेक के साथ भी इनके इंटीग्रेशन और टाई अप्स होने चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर ये तीनों ही चीजें आ गई। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सबसे ज्यादा सुटेबल एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स इन कोऑपरेटिव्स इंक्लूड पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, जैसे मोबाइल ऐप्स हो गई या फिर फिनटेक ऐप्स हो गई। फिनटेक ऐप जैसे आपकी पेटीएम है, फोन पे है, ये आपकी फिनटेक ऐप्स है। और मोबाइल ऐप्स जैसे आपके किसी पर्टिकुलर बैंक की ऐप है। वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म सजेस्ट फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर इज, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक मेजर रिफॉर्म इसमें से सजेस्ट करना है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ रजिस्ट्रार। ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार का रोल अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कौन करेगा। ब्रिंगिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये एक चीज जरूर है कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आओ कॉपरेटिव्स के अंदर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करो, तो कॉपरेटिव्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगा जिससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मर्जिंग ऑल पैक्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर पैक्स को कॉमर्शियल बैंक से आप मर्ज कर दोगे तो पैक्स की एक तो ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, दूसरा पैक्स जो है, जो विजन है पैक्स के पीछे का, वो विजन खत्म हो जाएगा। रिमूविंग ऑल गवर्नमेंट सपोर्ट, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि रिफाइनेंस वगैरह की फैसिलिटी देनी जरूरी होती है ताकि फर्दर आगे लैंडिंग हो पाए, मार्केट में पैसा रहे। कन्वर्टिंग कोऑपरेटिव्स इनटू प्राइवेट कंपनीज, अगर कोऑपरेटिव्स को आपने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों के बीच का जो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना बिल्कुल शुरू में थ्योरी करते हुए, कि प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और कोऑपरेटिव्स जो है उनके लिए प्रॉफिट सेकेंडरी होता है, मेंबर बेनिफिट्स प्राइमरी होता है। तो वो कोऑपरेटिव को प्राइवेट में कन्वर्ट करते हुए वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, professional management and reducing political interference. These are considered as essential reforms for strengthening of cooperatives. Which of the following is considered a way forward for the cooperative sector? Cooperative sector के लिए way forward क्या है इसमें? ऑप्शन ए, greater use of technology and digital tools, capacity building and training of members, diversification into new areas like solar energy and tourism. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई, ओनली ए एंड बी। तो जब हम ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स की बात करते हैं ना, तो वो तो जरूरी है ही है कोऑपरेटिव सेक्टर को ग्रो करने के लिए। अभी तक तो मैनुअल उसमें, ट्रेडिशनल उसमें चल रहे थे, बट उन्हें टेक्नोलॉजी को भी तो साथ साथ अपनाना पड़ेगा। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, ये भी बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो आपकी किसी गाइडलाइन से रिलेटेड ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स जरूरी है। नए एरियाज में डाइवर्सिफाई करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें या टूरिज्म की बात करें। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन कोऑपरेटिव्स, है ना, ग्रीन कोऑपरेटिव्स क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रीन कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, वो कोऑपरेटिव जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में काम करते हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, या फिर हमारे पास इसमें कोऑपरेटिव डीलिंग ओनली इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कोऑपरेटिव्स, या फिर कॉपरेटिव्स प्रमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो, जब हम लोग जब ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन का मतलब हमारा फॉरेस्ट कवर से नहीं होता, ग्रीन का मतलब हाउसिंग से नहीं होता। तो ना तो फॉरेस्ट एरिया है, ना हाउसिंग से है, ना ही हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल कॉपरेटिव्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन से मतलब होता है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, वो होता है ग्रीन कॉपरेटिव्स। तो ग्रीन कॉपरेटिव्स कौन से हुए, ऑप्शन ई, ग्रीन कॉपरेटिव्स फोकस ऑन एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा ऑप्शन ई हो गया वो हमारी ग्रीन कॉपरेटिव्स हो गए, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डिजिटल रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव में डिजिटल रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिजिटल रिफॉर्म के लिए क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड विजन एट द टॉप लेवल, बिल्कुल जरूरी है। तभी डिजिटल रिफॉर्म आएंगे, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म आएगा आएगा तो अपर मैनेजमेंट के थ्रू ना, टॉप लेवल से मतलब होता है डायरेक्टर्स। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड मेंबर्स, जितना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना ही ज्यादा
जो भी हमारा स्टाफ मेंबर है उनको ट्रेन करने की भी जरूरत है ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखे और टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सीखे। रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में अगर आपको डिजिटलाइजेशन जाना है ना, आप ई पैक्स की तरफ जा रहे हो, आप इंटरनेट पे चीजें लेकर आ रहे हो, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हो, तो आपको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आपने इंटरनेट लगवा दिया और इंटरनेट दिन में आधे दिन तो बंद ही पड़ा है, क्यों? क्योंकि जी लाइन कट गई, अब कुछ नहीं चल रहा। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपका डिजिटल इंफ्रा भी रिलायबल होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी। तो हमने देखा कि ए भी जरूरी है, बी भी जरूरी है, सी भी जरूरी है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। Explanation: leadership, training, and good infra are all critical for the successful implementation of digital reforms. ये चीजें आप ये मानकर चलिए, ये एमसीक्यूज आपके इंटरव्यू के लिए भी हैं। इंटरव्यू में आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं कि अब गवर्नमेंट इतना डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रही है, तो कोऑपरेटिव में डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या जरूरी है, हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि सर गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग सब कुछ डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप एंड विजन फ्रॉम द टॉप लेवल हम लोग वो चीजें नीचे तक लेकर आएंगे, फिर हमारे स्टाफ के मेंबर्स की कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होगी, हमारा रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए रूरल एरियाज में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर मेरी नजर में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए। इस तरह से आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर यूज इन कोऑपरेटिव बैंकिंग टू रिड्यूस फ्रॉड? कोऑपरेटिव बैंकिंग में फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करने की बात की जा रही है, ना तो एक्सप्लोर किया जा रहा है, रिसर्च चल रही है इस पर। ऑप्शन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एआई फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली वर्चुअल रियलिटी। जैसी ओनली वर्चुअल रियलिटी आ गई तो ये चीज खत्म हो गई। ऑप्शन ई सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजिंग से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, दैट मींस ऑप्शन सी जो हो गया बोथ ए एंड बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। Blockchain and artificial intelligence are being explored in cooperative banking for secure transactions and fraud prevention. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी इसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है और एआई को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके साथ हमारा सेशन 7 कंप्लीट होता है। काउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 108 110 के अराउंड एमसीक्यूज हम लोगों ने इसमें करे हैं। इसके बाद मैं एक 3 वीडियो की सीरीज और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। उन 3 वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले कुछ समय के करंट अफेयर्स रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड, हम उस पे अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 के अराउंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। वो वीडियोस कल से ही शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए और आज मैं उन्हें रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मेरा डिटेल्ड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे यूपी सीबीएल 2026, कोई स्पेस नहीं देना, यूपी सीबीएल 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट डिस्कशन है सारे यहाँ होंगे। इसके अलावा और भी जब यूपी के एग्जाम्स आएंगे तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिस्कशन होंगे यूपी के सारे एग्जाम्स के। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड, डीए के टाइम पर ग्रुप बना था। अब इसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, उन सारे एग्जाम का डिस्कशन इसी ग्रुप में रहेगा। ये मेन चैनल है विश्वाइस का, इसको भी आई वांट कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, सो दैट जो भी विश्वाइस क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। और ये ग्रुप है इंटरव्यूज के लिए, जब आप लोगों का रिटन क्लियर हो जाएगा तब आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग इसी पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू किया करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।